पहली बार मैं समरी नोट्स का इस्तेमाल आपके पर रहा हूँ। पिछले बैच में मैंने समरी नोट्स बनाई थी, इस बैच में मैं उससे रिवाइज करा रहा हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि उससे बहुत फायदा आपको सभी को होगा। आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, आज का टाइमलाइन है 1 घंटे के अंदर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे। एक बार देखते हैं सभी लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। एवरीबॉडी रेडी नाउ? एक बार स्क्रीन पे देखो कितने टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी वो चैप्टर खत्म हुआ, डिविडेंड पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिविडेंड पॉलिसी, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी को याद है कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था? वहां पे इंडिफरेंस पढ़ा था, बीईपी पढ़ा था, ईपीएस पढ़ा था, भूल गए? एमएम अप्रोच पढ़ा था। स्क्रीन पे देखना जरा, इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेंगे इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। जिसके पास में बुक है वो खोल के बैठिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लीज डोंट टॉक गाइस, एवरीबॉडी एकदम फोकस के साथ में पढ़ाई करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा हो चुका है, उसका रिवीजन है, इसका वीडियो मैं आपको दूंगा। जब भी आप अकेले में पढ़ोगे सबसे पहले वीडियो देखोगे और चैप्टर रिवाइज करोगे। अगर आपने अभी तक कोई भी पाप इस चैप्टर में किया, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। इस लेक्चर को आपको एक बार नहीं कई बार देखना है। ओके दोस्तों, आपके सामने जरा 1 2 3 5 6 राइट 6 टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक बार देखो आपको इसमें से क्या याद आ रहा है? सर इसमें से हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट के बारे में जानते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ईबीआईटी है जहां पे इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ईपीएस, आपको याद है इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं? वो एक्स लिखा जाता है, फिर माइनस माइनस करते करते आप ईपीएस तक पहुंचते हो। ईपीएस का आंसर भी एक्स में आता है, फिर बाजू वाले कॉलम का भी आंसर एक्स में आता है। हम दोनों के बीच में इक्वल टू गुजरते हैं और फिर एक्स को सॉल्व करते हैं। वो एक्स जो आता है वही आपका इंडिफरेंस है। पर दिस वन कैच ओवर हियर, अगर इंडिफरेंस पॉइंट के क्वेश्चन 3 कॉलम के होंगे, नहीं समझे? 3, मैंने बोला ना 3 मैचेस होंगी, और 3 अगर टीम्स होंगे तो आप 2 मैच में खत्म नहीं कर सकते हो। 3 टीम से तो आपको 3 मैचेस खेलना पड़ेगा। जैसे ए का बी के साथ मैच करवा दो, बी का सी के साथ में और ए के सी, आपके इसमें 3 डिफरेंस पॉइंट निकलेंगे अगर 3 कॉलम्स दिए होंगे तो। और अगर 2 कॉलम दिए तो एक ही इंडिफरेंस पॉइंट से काम हो जाएगा। सभी लोग स्क्रीन पे देखें, इंडिफरेंस पॉइंट को याद करें। आपके इसमें नोटबुक नहीं है क्या? आई मीन समरी नोट से कोई बात नहीं, स्क्रीन पे देखना। इंडिफरेंस पॉइंट सभी लोग ध्यान लगाए, 2 ऑप्शंस है और 3 ऑप्शंस है, यानी कि 2 कॉलम है और 3 कॉलम है। तो ए और बी दिया तो आप सिर्फ एक ही इंडिफरेंस पॉइंट पे खत्म कर लेंगे। अरे यार, अरे भाई कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, वो बोलता है एक ऑप्शन है डेट का, एक ऑप्शन है इक्विटी का और एक ऑप्शन है डेट इक्विटी। तो 3 ऑप्शन हो गए, आपको तीनों का ईपीएस निकालना है, सामने इक्वल टू कर देना है। यानी कॉलम कितने बनेंगे? 4 पर्टिकुलर्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऐसा कब बनेगा? जब 3 होंगे। तो अब जरा बताना, किसी को याद है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट सभी लोग ध्यान देना, रिकॉल करना, आज रिकॉल करना है। ओके, देख के नहीं जवाब देना। ब्रेक इवन पॉइंट एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ईबीआईटी है ना, बोलो कैसा ईबीआईटी है? जिसके आप उतना ही ईबीआईटी कमाते हो जिससे आपका फिक्स्ड कॉस्ट होती है, यानी कि बीईपी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। याद है? देखो बीईपी में इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ही लिखते हैं, प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड को डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। कितने लोगों को याद आ रहा है? याद है? बताओ क्यों, लॉजिक क्या है? बिकॉज प्रेफरेंशियल डिविडेंड देने से पहले आपको टैक्स चुकाना पड़ता है, इसलिए आपको टैक्स और भी कमाना पड़ेगा। ये बराबर है? एक बात स्क्रीन पे देख लेना। सर एक बार इंटरेस्ट क्यों लिखा है? बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट दिया होता है। अच्छा, इससे समझता क्या है वैसे ब्रेक इवन से? कम से कम ऑर्गेनाइजेशन ने इतना तो ईबीआईटी कमाना चाहिए, इससे ज्यादा कमाओगे तो आप मुनाफा है। आगे ईपीएस कैसे निकालते हैं देखो स्क्रीन के ऊपर। कोई डाउट है इसमें? वेरी इजी राइट। एमएम अप्रोच की बात करेंगे, लीवर्ड अनलीवर्ड, ऐसा कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। आप बताओगे 2 बच्चे होते हैं इसमें, टैक्स नो टैक्स। जब स्क्रीन पे आता है ना तो आप उसके बाद में आप अपने खुद से रिकॉल करने की, वो सिर्फ पढ़कर अगर आप जवाब दे रहे तो मतलब उसका कुछ बहुत फायदा होने वाला नहीं है। आप खुद विचार करें, हाँ ये पढ़ा था, टैक्स नहीं है तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड, टैक्स है तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड। तो ऐसा हमने कितना अच्छे से पढ़ा था। अब बताओ टैक्स सेव का फॉर्मूला क्या है? टैक्स सेव का फॉर्मूला है जो अमाउंट आती है, जो डेट की अमाउंट है उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या टैक्स रेट से? डेट की अमाउंट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मैंने तरीका नंबर 2 भी समझा था। एक्चुअली टैक्स सेविंग कितनी होती? अमाउंट
मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट के ऊपर का टैक्स है वो सेव होता है, पर वो 1 साल का होता है। वो परपेचुअल एन्युइटी को डिवाइड बाय आर करेंगे ना, तो वो जो संख्या आती है वो यही आती है। इसलिए हमने डायरेक्ट चूज किया है कि उसको कैसे करता। तो टैक्स सेव का फॉर्मूला क्या था ना, जितनी डेट का अमाउंट है वो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टैक्स रेट। ओके चलो ठीक है, एक बार चेक करो। You also need to know following formulas while solving MM approach। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप बताओ बच्चों, डेट कितना होता है इंटरेस्ट अपॉन रेट? इंटरेस्ट अगर 50,000 है और 10% का रेट है तो 50,000 अपॉन 10%, यानी कि 5 लाख का वैल्यू है। तो ऐसे सही है, ऐसे ही निकालिए। आप बताओ टोटल फर्म की वैल्यू क्या होती है? अगर किसी को समझ वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो तो डी प्लस ई, डेट का वैल्यूएशन, इक्विटी का वैल्यूएशन। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में डी दिया होता है, और अगर मान लो डी और ई दिया ही नहीं तो, और क्वेश्चन नो टैक्स का है, पूरी कंपनी का वैल्यू निकालना है और आपके क्वेश्चन में डी प्लस ई दिया नहीं, आपको ईबीआईटी दिया है। तो ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे केओ से, क्योंकि ईबीआईटी डी और ई में बढ़ता है, तो केओ से डिवाइड करके आपका वैल्यू ऑफ द कंपनी निकल जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी टैक्स वाली है तो टैक्स वाली, तो क्या ये सही लिखा है? एक बार चेक कर लेना। कंपनी टैक्स वाली है और लीवर्ड वाली कंपनी है, तो क्या होगा? लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड, और टैक्स से कैसे निकाला एक बार चेक कर लो। देखो, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पास करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सारे के सारे, आपने सारे के सारे, अगर आप बोले मैंने 5 बार एफएम को रिवाइज किया, इसका मतलब 5 बार क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, राइट है। और क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हैं? सेम टू सेम तो क्वेश्चन आना नहीं है, कंसेप्ट्स को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एम आई राइट? यू थिंक आपका सेम क्वेश्चन नंबर के साथ में आएगा? नहीं, देयर कैन बी समथिंग डिफरेंट। ओके, तो क्वेश्चन देखो, थ्योरी में कैसा था, जो क्वेश्चन बुक में पढ़ रहे हैं ना वही चाहने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अमाउंट वगैरह सब एडजस्टमेंट डिफरेंट आती। फिर आप कहेंगे क्वेश्चन सॉल्व क्यों किए जाते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग कंसेप्ट्स को जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना चाहिए, है ना। तो ये जो समरी है ना, वो उसी का ही कंक्लूजन है कि वो जो 40 क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर में है, उसके बाद में जो ज्ञान प्राप्त हो ना, वो ज्ञान हाथों से लिखा हुआ है। यानी कि जो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में जो ज्ञान प्राप्त होने वाला है ना, वो यहां पे लिखा हुआ है। यानी कि इसको सॉल्व करने, इसको पढ़ने से आपको वो 40 क्वेश्चन के 10 घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सामने दिख रहा है। आपको समझ आ रहा है? यानी कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दोस 40 क्वेश्चन, स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम, आपको हमेशा लगेगा मैं कितना टाइम लगता है एफएम को रिवाइज करने, वो दुनिया कहेंगी एफएम को रिवाइज करने बहुत टाइम लगे, पर आप कहोगे यार एफएम तो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर तो 1 घंटे में रिवाइज करता हूं, लोग तो 1 घंटे में 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये जो है ना, ये एकदम भारी चीज, ये ब्रह्मास्त्र, ये यूज करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। जरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं लीवर्ड की बात करता हूं तो लीवर्ड इज इक्वल टू व्हाट? अगर यहां पे नो टैक्स की बात करता हूं, लीवर्ड इज इक्वल टू, क्या ये बात सही लिखी है? चलो ठीक है, यहां पे एक बात चेक करेंगे दोस्तों। एक मेरा सवाल है आपसे, अगर किसी का अगर वैक निकालना है, वैक, तो वैक निकालने का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, वैक निकालने के तरीके का, अगर क्वेश्चन वाला फाइंड आउट वैक, तो वैक कैसे निकालते? वैक कैसे निकालेंगे आप? सर क्या होता है वैक निकालने के लिए? 5 कॉलम होते हैं, सोर्स, अमाउंट, वेट। ये एक तरीका है, पर वैक निकालने का और एक तरीका है। वैक निकालने का तरीका क्या है? वैक इज नथिंग बट केओ। केओ अगर नो टैक्स दिया तो क्या करेंगे? थोड़ा सा शांत रहो आप, मुझे बताओ सबसे अच्छा तरीका, ये सेक्सी तरीका हमारे साथ में है, ये जो 5 कॉलम बनाने का, ये तो हमें पूरा रट गया है, याद है, ये कुछ भी हम वैक तो कभी निकाल सकते। पर क्वेश्चन में अगर आपको इतना टाइम नहीं दिया हुआ है ये ऐसा करने का, आप मुझे बताओ एक और एक तरीके से हम लोग वैक यानी केओ निकालते। वैक और केओ दोनों एक ही है, हाँ। कैसे निकालते हैं? वो जो कंपनी का ईबीआईटी होता है ना, वही बढ़ता है डी और ई में, वही बढ़ता है डी और ई में। तो फिर क्या करेंगे? तो ईबीआईटी अपॉन, अगर हमने कंपनी का टोटल वैल्यू निकाल दिया डी प्लस ई, तो वही आपका केओ है। अगर कंपनी ने 5 लाख रुपए ईबीआईटी कमाए और कंपनी का डी और ई 50 लाख से, यानी 50 लाख वालों के लिए 5 लाख कमाए, यानी कंपनी का क्या हो गया? 10%। तो दोस्तों वो भी एक तरीका होता है, इसलिए यहां पे लिखा है, देखो आपके सामने वैक इज इक्वल टू क्या लिखा है। देखो हर बार 5 कॉलम नहीं होते, कभी कभी 5 कॉलम के लिए डेटा ही आपके पास उपलब्ध नहीं है,
तो आप चाहकर भी 5 कॉलम नहीं बना सकते हो, फिर भी वैक निकाल रहे हो, तो एक तरीके बस अच्छे से देखो क्या लिखा। पर ये तब की बात है जब टैक्स नहीं होता, क्योंकि टैक्स होगा तो ईबीआईटी ना कि सिर्फ डी और ई में बटेगा, वहां पे जी भी आ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला वर्क नहीं करता जब आपके पास में गवर्नमेंट वाला टैक्स है तो। और जो चीज आपके लिए बहुत ऐसे लग रहा है कि आपको याद नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको, या फिर आपको समझ गई पर आपको ये पहले याद नहीं थी, तो आप उसको आराम से अपने मन में रजिस्टर करो, या फिर आपको लगता है तो कहीं नोट कर लो, हाँ यार ये मुझे याद रहना चाहिए, ये मैं भूल रहा था, है ना। तो आप अपने लिए वो ऐसा कर दो, पॉइंट टू बी नोटेड, या आपके खुद के लिए कि यार ये पता नहीं है मुझे क्यों याद नहीं आया। ऐसे कभी कभी आपके पास में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओगे के का ये फॉर्मूला सही है क्या? के का मतलब क्या है, और के वालों को क्या दिया जाता है? अच्छा, पैट या फिर मान लो प्रेफरेंशियल डिविडेंड होगा। देखो याद रखना है, ये बात टू बी नोटेड है, के निकालने से पहले आपने पैट के अंदर से पीडी माइनस करना है। पर कभी कभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पीडी दिया नहीं होता, इसलिए हम लोग पैट ही लिखते हैं हमेशा। पर जिस समय पीडी, पैट माइनस पीडी कर देना बस, और डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी यानी इक्विटी का वैल्यूएशन। अगर मान लो पैट आपका 50,000 और आपका इक्विटी है 50 लाख का, 5 लाख का, देन व्हाट इज 50,000 अपॉन 5 लाख, इट्स 10%। तो आई थिंक ये क्लियर है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां पे, आओ जरा देखिए समरी नोट्स। ये आपने इंडिफरेंस पॉइंट कर लिया। एक काम करते हैं, मैंने देखो कितना अच्छे से आपके लिए करवा के दिया पे कि मैंने बोला 3 ऑप्शन अगर होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 18 को रेफर कर लेना, और 2 ऑप्शन अगर, क्योंकि आपको लगे हाथ इस कॉन्सेप्ट को भी देखना है और उस क्वेश्चन को भी देखना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसके लिए अगर आपको चाहिए देखना है तो आपको अपने तसल्ली करा के लेना ही है, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, हर क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, आपको चुनिंदा क्वेश्चन सॉल्व करना है टू गेट मोर आउट ऑफ इट। तो ये 1915 दिए हुआ, तो ये सारी चीज को याद रखो, ठीक है ना। अब आपके लिए इधर देखो मेरे बच्चों, इधर कॉन्सेंट्रेट करना। आर यू देयर? अच्छा बताओ, पर्टिकुलर्स में लिखा है प्लान ए प्लान बी, राइट। आपके पास में मैंने एक मेरे इमेजिनरी एग्जाम्पल दिया है कि प्लान ए और प्लान बी का क्या है, दोनों का क्या अलग है? अरे दोनों का क्या अलग है? कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। तो मैंने एक्स लिख दिया, तो जाहिर सी बात उनका इंटरेस्ट अलग आएगा। तो यहाँ पे टैक्स होगा तो टैक्स 50%, तो वो अलग आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स है। मान लो ये सब सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सॉल्व करना आसान है। आपको ये सॉल्व करते बैठना है, आपको इस रिवीजन से क्या उठाना है, आपको रिवीजन से क्या ज्ञान प्राप्त करना है, सॉल्व करना है क्या कंसेप्ट समझना है। ये सॉल्व करने के लिए आप आसानी से करोगे, बैठ जाओ तो एक हर कोई बंदा सॉल्व कर लेगा अगर मैं आपको 5 मिनट दूंगा तो। पर मुझे वो उसमें इंपॉर्टेंस नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि इसमें से क्या प्राप्त करना चाहिए, इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करते कैसा है। तो क्या किया, देखो दोनों का ईपीएस निकाला और दोनों के ईपीएस के बीच में इक्वल टू लिख दिया, ये सबसे बड़ा कैच यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, उस एक्स को सॉल्व कर लिया। बताओ एक्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नहीं तो क्या ईबीआईटी है, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर इतना ईबीआईटी अगर किसी कंपनी के पास में होगा, फिर चाहे आप ये डेट इक्विटी 40-60 वाला डेट इक्विटी यूज करे या 30-70 यूज करे, आपका ईपीएस इज गोइंग टू रिमेन। तो उस केस में क्या होगा, 40-60 यूज करना है, 30-70 यूज करना है। शेयर होल्डर बोलेंगे एक काम करो, तुम्हें जो लगता करो, वैसे भी हमारे ईपीएस के ऊपर कोई फर्क पड़ता। तो 10 लाख ईबीआईटी अगर कमा रहे हो तो हमसे सवाल भी मत पूछो कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रखना है। 30-70 भी रखा तो हमारा ईपीएस उतना ही आएगा, और 40-60 भी रखा तो वैसे तो हमें पूछकर फायदा ही क्या। तो इसलिए वो इंडिफरेंस पॉइंट वाला ईबीआईटी निकाल, नहीं तो आप बोलेंगे कैसे निकाल कर क्या ही कर लिया आपने, क्या ही कर लिया मतलब। अच्छा है, देखो बीईपी ईबीआईटी का सेंस समझ में आता है कि कम से कम ऑर्गेनाइजेशन ने उतना पैसा कमाना चाहिए। ये वो पैसा, ये वो नहीं है, ये 10 करोड़ बीईपी नहीं है। 10 करोड़ एक संख्या है, ऐसी संख्या जहां पे इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर योर ईपीएस इज गोइंग टू बी ऐसा। इसलिए डिसीजन मेकिंग विल बी इंडिफरेंस। इंडिफरेंस हम लगा ये आन दो या ये कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा ईपीएस उतना आ रहा ना, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा जरा देखो, पढ़िएगा क्या लिखा है। इंडिफरेंस पॉइंट इज एन ईबीआईटी वेयर इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ईपीएस रिमेन्स। समझ आ रहा है? सोचो क्या होता ना, आज मैंने चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद में चैप्टर को रिवाइज करना बहुत आसान है, बिकॉज आपको सब रिकॉल हो रहा है। क्या होता है, पर क्लास होते होते 2 महीने हो जाते हैं, तो इसके हमने ग्रुप 1 का रिवीजन चालू होगा, फिर आपके पास में हो जाएगा 3-4 महीने खत्म, फिर आप 4 महीने बाद कैपिटल स्ट्रक्चर को उठाओगे, तो ये आपको भूला भूला सा लगेगा। तब आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके साथ में गेम हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये कहां से आ गया, क्योंकि आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, ग्रुप 1 आया होगा और उसके हटा के सबको डेटा माइनिंग करना है, इसके अंदर जाना है।
तो आपके रिकॉल नहीं होगा। इसलिए क्या करने का बच्चों, रिकॉल करने के लिए पहले समरी नोट्स को उठाने का और इस वीडियो को उठाने का जो मैं आज दे रहा हूं। ये सारे के सारे वीडियो मैं आपको अलग से यूट्यूब के फॉर्मेट में दे दूंगा ताकि आप उसको कितने बार भी देख सको। मैं चैप्टर वाइज बना के आपको वो दे दूंगा, भाई चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर रिवाइज करना तो 2 घंटे देख लो, कॉस्ट ऑफ, सिर्फ ये समरी नोट्स और वो वीडियो। उसके बाद में आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करना है करो या मत करो। कमिंग स्वीटहार्ट, ठीक है। आपके बेबी वांट्स टू टीच यार, थोड़ा अरे पढ़ा हो गया। बीईपी आपके सामने, बीईपी 2 टाइप के, एक इंटरेस्ट और एक ये याद है आपको दोनों को? कोई शक सवाल इसमें? आप मुझे बताओ ये वाला समझ में आ रहा है बीईपी कैसे निकालना है? आपका 50,000 का इंटरेस्ट है और 20,000 का पीडी है, तो पीडी को आपने 20 लिखा क्या? नहीं, 20 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स किया, द आंसर इज व्हाट? 40K, 50 प्लस 40 90K। इज दैट ओके? आगे बढ़ेंगे। एमएम अप्रोच, एमएम में सब बताए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवर्ड? बोलो यार। लीवर्ड का मतलब होता है जिसमें डेट होता है, और अनलीवर्ड होता है जिसमें डेट नहीं होता है। सिंपल है ना? आप बताओ बच्चों, एमएम अप्रोच के हिसाब से टैक्स अगर होगा तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस टैक्स, और अगर टैक्स ही ना हो तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड। सर ये बार बार क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉलम की जानकारी दी जाती है। एग्जाम्पल अनलीवर्ड की, तो बोलते हैं अनलीवर्ड की जानकारी देके बोलते हैं अब लीवर्ड की वैल्यूएशन निकालो। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप बोले कि अनलीवर्ड की जानकारी देते नहीं है और फिर पूछते हैं अनलीवर्ड क्या है। तो आपको दिया डेटा अनलीवर्ड का है, उससे ऐसा अपन याद है वो अनलीवर्ड कॉलम यहां पे आता है, इसका वैल्यूएशन निकालते, फिर अपन एरो देके बोलता अच्छा ये इसका और इसका सेम है। इतना ही नहीं, उनका केओ भी सेम आता है, तो अनलीवर्ड और लीवर्ड का वैल्यू भी सेम आता है और केओ भी सेम आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, आगे लेट्स रिवाइज बाय सॉल्विंग फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्या, अब क्या दूं आपके लिए। अब देखो ये नो टैक्स वाला क्वेश्चन भी दे दिया भाई, चलो आपके लिए वो भी करवा देता हूं। एक बार देखो, ईबीआईटी 18 लाख 18 लाख, बताओ दोनों का ईबीआईटी क्या है? बताओ ऐसा सेम क्यों लिया? सर कोई कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, तो उसका सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? नीचे का जो इंटरेस्ट, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स, वो चेंज होता है। इसलिए ईबीआईटी तक मैंने कुछ लिखा नहीं, देखो दोनों का कांस्टेंट ही आएगा बिकॉज कंपनी सेम, ओनली कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इज दैट ओके? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस चैप्टर ईबीआईटी विल रिमेन कांस्टेंट। आप कितने भी कॉलम बनाओ, क्या चेंज होता है? उसकी नीचे वाली चीजें। इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट क्यों चेंज हुआ? एक अनलीवर्ड है, अनलीवर्ड में तो 0 इंटरेस्ट आएगा, और लीवर्ड में जो भी आया, हमने जो भी लिया होगा, क्वेश्चन डाल दिया होगा। अब ईबीटी वगैरह लिख दिया, इसमें टैक्स हमने माना 0 है, तो यहां पे लीवर्ड इज इक्वल टू। अब बताओ एक सवाल है आपके, इसमें पैट पैट आ गया दोनों का? अरे बोलो पैट पैट आया। क्वेश्चन में गिवन है के 18%। अरे क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपके बुक में भी है। अगर आपको नहीं देखना तो कोई बात नहीं है, देखना तो देख सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसको मैं, सर ये इसको क्यों लिया? एक बार उठाओ क्वेश्चन, आप बताओ ये क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया होगा? नहीं, उस क्वेश्चन में ऐसा अलग क्या है? ये ऐसा सेक्सी क्वेश्चन है जहां से आपका टैक्स वाला भी कवर होता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो टैक्स वाले हैं, एक तो यहां पे कैसा दोनों का कॉम्बो है, तो आप इस क्वेश्चन से सारी जानकारी प्राप्त कर लोगे। और आपने मस्ट सॉल्व कैटेगरी में डाला है, आप चाहे तो सॉफ्टवेयर खोल के रखिए मेरे। हाँ बराबर है। हाँ चलो बोलो, आप क्या करेंगे यहां पे? अरे बच्चों देखो इधर, बताओ 18% क्वेश्चन में दिया हो क्या? आपका ध्यान नहीं, ध्यान लगाओ, मैं बहुत भारी बता रहा हूं आपको। वहां पे क्वेश्चन में के ही दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे उसको? 18 लाख अपॉन 18%। क्यों सर? ये तो 18 लाख तो दोनों में जाएगा, डी प्लस ई। अरे पर इस क्वेश्चन में उनके उसमें डेट ही नहीं है, तो इनका के ई के ओ है, इनका के ई ही के ओ है। तो बताओ बच्चों, ये इनका पैट 18 लाख है, ये किसको मिलना ना? इक्विटी वालों को। तो मैं 18% से डिवाइड करता तो कंपनी के वैल्यूएशन 1 करोड़ आ जाएगी। अब देख मैंने एरो इधर से उधर लेकर गया कि ये 1 करोड़, अब उसका 1 करोड़, बिकॉज लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड। कंपनी कौन सी है? नो टैक्स वाली और एमएम अप्रोच फॉलो कर ली, लीवर्ड इज इक्वल टू। पर आप बात करेंगे इनका के ही कैसे निकालोगे? जरा सोच के बताना, इनका के ही एग्जामिनेशन में पूछेंगे, इसका के ही बताओ। किसका के? लीवर्ड का की। कोई मुझे बताएगा लीवर्ड का के ही कैसे आया होगा?
सर इसका वैल्यूएशन 1 करोड़ आ गया। इसमें क्या है सर, इसमें कुछ डेट की संख्या है, उसकी डेट को हटाओ। जरा देखो क्वेश्चन में डेट कितना है। सर आपको कैसे मालूम? देखो यहां पे 54 लाख है। अब 1 करोड़ में से 54 लाख चले गए, 46 लाख इज द वैल्यू ऑफ। अब वही 46 लाख जो है ना, ये 11,52,000 रुपए जो मिले हैं, ये 46 लाख वालों को मिले, इसलिए उसको वैल्यूएशन 20। अगर आप कैलसी पे लोगे तो आपको समझेगा 11,52,000 अपॉन, अगर आप करोगे 46 लाख तो आपको ये वैल्यूएशन मिलेगी। सर आपने इसकी वैल्यूएशन क्यों नहीं निकाली? अरे बेटा वो क्वेश्चन में दिया था, उसको क्यों निकाली? ऑलरेडी गिवन है, ये निकालना पड़ा। सर ये दोनों सेम नहीं होते? ए भाई सुन ले, ये सेम है पर ये सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो अलग है भाई, वो के ही है, के ओ सेम होगा, के ही नहीं सेम होगा। आई होप यू आर गेटिंग आइस। ओके, अब बताओ यही क्वेश्चन टैक्स से सॉल्व करना है। नहीं आप ऐसा समझो, स्क्रीन पे कुछ नहीं, आपको बोला एग्जामिनेशन में लीवर्ड अनलीवर्ड से आप टैक्स वाले से सॉल्व करो। एक इधर तो देखो मेरे पास, और बोला कि दोनों का के ही निकालो, दोनों का केओ निकालो और दोनों का वैल्यू निकालो। आप क्या करोगे, जो जो डेटा दिया हुआ है 3 कॉलम बनाओ, बराबर है, एक पर्टिकुलर्स, एक लिवर्ड और एक अनलिवर्ड। अब वो संख्या ईबीआईटी तो गिवन होगी और इंटरेस्ट भी दिया होगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर तो दिया ही होगा। तो एक में इंटरेस्ट आएगा, एक में नहीं आएगा, क्योंकि एक लिवर्ड है। और उसके बाद में इमेजिन करो क्या होगा, टैक्स माइनस, बिकॉज आपके टैक्स है तो देखो टैक्स माइनस हुआ, स्क्रीन पे देख लेना, हुआ टैक्स माइनस, और अगर पैट पैट आ गया, आप बोलेंगे ये तो पहले भी किया था, अब की बार टैक्स वाला है तो इसलिए ये अलग हुआ, और ये 18% गिवन है। अब मुझे बताओ वैल्यूएशन ऑफ अनलिवर्ड कैसे निकलेगी? अरे आप लोग साइलेंट हो जाते हो यार, समझ ही नहीं आता आपका हुआ क्या है। अरे भाई सोचो, ये जो नोट्स बनाए ना, बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली बहुत टाइम डाल के बनाइए, आप इसका फायदा उठाइए, ठीक है ना। आप बताओ ये जो पैट आया हुआ है वो कितना है? इतना है, और ये क्वेश्चन गिवन है, तो बताओ इसके अंदर डेट तो है नहीं, तो इसके अपॉन ये करो तो आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा 60 लाख। क्या ये 60 लाख को मैं इधर 60 लाख लिख सकता हूं? क्योंकि आपकी बात टैक्स सेविंग हुआ है, तो 60 लाख प्लस टैक्स सेव करना पड़ेगा, तो क्या मैं 60 लाख लिख सकता हूं? हाँ, प्लस करना पड़ेगा मुझे 54 लाख का 40%, 54 लाख का इनका डेट का वैल्यूएशन, तो ये आगे इतना, इसकी वैल्यूएशन होगी इतनी। अब दोनों का फर्क समझा? लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड तब होता है जब नो टैक्स, यहां पे टैक्स इसलिए वैल्यूएशन है। एक बात बताओ, इसका वैल्यूएशन 1 लाख क्यों नहीं आया था, 1 करोड़, जब यहां पे 1 करोड़ आया तो? डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? क्योंकि यहां पे आपका टैक्स माइनस होना था, पैट कम हो गया था, तो इसलिए इसकी वैल्यूएशन में चेंज होगी। एक बताओगे कोई मुझे के ही कैसे निकलेगा इसका? नहीं, पैट डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी का वैल्यू लेना चाहिए कि भाई कितना पैट दिया कितने इक्विटी को, तो आप कितना दे रहे हो उनको? 6,91,200 दे रहे हो, पर इक्विटी का वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यूएशन 8160 है, कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितनी है? 8160, उसमें से डेट की हटा दो, तो 8160 में से 5400 हटा दो, आई थिंक 27, ये वैल्यूएशन आपकी इक्विटी की है, ये आपका 27,60,000, उसमें से कितना उनको पैट दिया? 6,91,200, तो ये आपका आएगा 25.04। सही है? देख बता, देखो यही तो लिखा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसका केओ कितना है अनलीवर्ड का? सोच के बताना जिनको आ रहा है, देखते कितने लोगों को आता है। अनलीवर्ड का के ही 18 है, तो केओ कितना होगा? क्यों 18 होगा? बिकॉज में डेट ही नहीं है, तो इसका के इज तो इसका 18 आ गया, इसका केओ भी 18। आप मुझे बताओ, अब मैं आपको टाइम देता हूं, आप मुझे इतना बता दो, लीवर का वैक यानी लीवर का केओ बताओ। आपका समय शुरू हो रहा है। सर इसका केओ निकालने में क्या कर? आप बताओ, आपको मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, केओ और वैक कैसे निकालते? पूरा चैप्टर डाल दिया हमने वैक निकालते निकालते, पूरे चैप्टर में वैक निकाला है, पूरे चैप्टर में बताओ कैसे निकालते वैक? वैक कैसे निकालते? अरे अरे अरे, अपने आप से पूछो, आपका ध्यान है क्या सीए में?
आपको वैक पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं नहीं, मैं वो सब समझ रहा हूं, पर आपने निकाला कैसे? वैक निकालने के लिए 5 कॉलम होते हैं ना, तो आप क्या सोच रहे हो यार? आपको नहीं नहीं, मुझे बताओ, आपको वैक के लिए 5 कॉलम याद क्यों नहीं आया? नहीं आता है, आप ऐसे कौरे बावरे जैसे देख रहे थे, आपको सूझता नहीं है। इसको बोलते प्रॉब्लम क्या है, आपके डेटा बहुत है पर माइंड नहीं होता, वो बॉडी से निकलता ही नहीं बाहर, सिर्फ पढ़ लेते हो बस। अरे वैक निकालने के लिए 5 कॉलम है और यहां पे वो आंसर नहीं आएगा, कौन सा मालूम है? वो ईबीआईटी अपॉन वैल्यू। वो क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इसमें टैक्स है, तो वो नहीं चलेगा यहां पे। आप मुझे बताओ आंसर क्या है? 5 कॉलम बनाओ। सोर्स में कितने बच्चे बनेंगे? क्योंकि आपको लिवर करना, डेट इक्विटी आ जाएगा। डेट कितना है, इक्विटी कितना है, ये इतना है, फिर इसका वेट भी निकल जाएगा, वो वेट आ जाएगा अपने आप कैलसी पे। अब के बताओ कितना होगा? ये के का है रेट, और डेट का रेट कितना है? सर ये 12% है ना, तो 12 माइनस टैक्स कर दो 40%, 7 पॉइंट जो भी आएगा तो वो करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ गया मैं क्या बोल रहा था? एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द, क्या मिलेगा आपको? के ओ मिल जाएगा। आपको समझा के ओ कैसे निकालना है? आप बोले कि इतनी मेहनत क्यों नहीं करना पड़ी यहां पे, बताओ यहां का के ओ कितना आएगा? ध्यान दो, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट टेलिंग यू। लीवर का बताओ कितना आएगा? कैसे निकाला आपने हो? सर वहां पे क्या है ना, आप समझो, वो है वो टैक्स वाला नहीं है, तो वहां का लीवर्ड अनलीवर्ड का वैल्यू सेम, लीवर्ड अनलीवर्ड का केओ सेम, तो इसका 18 तो उसका 18 ही आएगा, तो इसलिए मैंने मेहनत नहीं करी यहां पे। पर जब वो क्वेश्चन टैक्स वाला है ना, तो मैं इसका 18 उधर 18 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे टैक्स हुआ है। याद रखना, टैक्स में के ओ सेम नहीं होते, उनकी वैल्यूएशन सेम, और के तो बाय डिफॉल्ट कभी सेम आता ही नहीं किसी का भी, चाहे टैक्स वाला हो चाहे नॉन टैक्स वाला हो। तो यहां पे 18 यहां पे मेहनत नहीं करी, वो बाय डिफॉल्ट एमएम ने अपने फॉर्मूला में लिख के रखा है कि जब अगर नो टैक्स होगा तो केओ सेम वैल्यू सेम। इधर दोनों की वैल्यूएशन टैक्स में सेम होती है क्या? बताओ, इसकी वैल्यूएशन कितनी थी? 60 लाख, उसकी कितनी हुई? कुछ तो है ना, 81, तो दोनों की वैल्यूएशन सेम। तो अब बताओ उसका केओ कितना है? 18 है, तो इसका 18 लिखोगे क्या? तो इसके लिए 5 कॉलम बना के कर दोगे ना, हो गया आंसर, यही है। तो आपको मैंने इस पूरे, मुझे लगता है 6 जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें से 2 कॉन्सेप्ट आपने बताया। एक इंडिफरेंस आपको, मुझे कोई चिंता नहीं, आप इंडिफरेंस दिन में रात में कभी कर सकते हो। बीईपी का भी लोचा नहीं। बीईपी में क्या करना है? इंटरेस्ट लो, पीडी लो, 1/6। तो मुझे लगता है इंडिफरेंस बीईपी में क्वेश्चन आता है, वैसी कोई भी बच्चा ठोक देगा उसको। प्रॉब्लम मुझे लगती है जब एमएम आएगा, तो आप हौले से मत करना एग्जामिनेशन में। एमएम आए ना, 3 चीजें करना पड़ती है, एक तो वैक निकालो, एक तो वैल्यू निकालो, के ई निकालो, उसमें टैक्स नो टैक्स। याद आया क्या? और कभी भी आपको लगा ये चैप्टर को रिवाइज करना है एमएम वाला कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन को उठा लेना। कौन सा क्वेश्चन है ये? मास्टर क्वेश्चन, इसमें दोनों कवर हो जाएंगे। ये देखो हमारे पास 6 ही कॉन्सेप्ट है, एक इंडिफरेंस पॉइंट, एक ब्रेक इवन, एक एमएम, तीनों अपने हुए। अब 3 में लेके आ रहा हूं, उसमें से एक ईपीएस आएगा। ओके, अब जरा चेक करो, इधर देखो जरा, यहां पे पॉइंट्स टू बी नोटेड लिखा है, ये सब ठीक लग रहा है मुझे। ओके, ये जरा देखो मैंने क्या लिखा। क्या सही लिखा है? आपका के ई ही क्यों बन जाता है? अरे कंपनी ने 100% इक्विटी ली है और इक्विटी का रेट 12% है, तो वैक भी तो 12 ही आएगा ना। जब डेट ही नहीं तो क्या मिल आउट करोगे? सवाल मैं पूछ रहा हूं, स्वप्निल पटनी क्लासेस ने 100 करोड़ का इक्विटी लिया 10% से, और डेट ही नहीं है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? आप बोले सर डेट बताओ, मेरे पास डेट नहीं है, जो भी है इक्विटी वही 10% है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 10%। तो यही वो बोला कि जब डेट नहीं होगा ना, तो के क्यों सेम रहेगा, पर जब डेट होता है ना, तो ये सही नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? फिर 5 कॉलम बनाना पड़ेंगे, समझा? कब डेट है तो, और डेट नहीं तो आपका के और केओ सेम होता है। प्रोसेस हो रहा है कि बाउंसर जा रहा है? क्या बोला मैंने, बताओ, इसको हटा दो। के और केओ सेम कब होंगे? जब, बोल के बताओ, जब, और के और केओ सेम नहीं होंगे
डेट होगा तो फिर वो कैसे निकालेंगे उस समय केओ? बस केओ वैग बोला ना तो ऐसा बॉडी से 5 कॉलम निकलना चाहिए बस। 5 कॉलम में आपके लिए वो एक चीज है जिससे दुनिया को कोई भी वैग निकल सकता। ओके, कोई बताएगा किसको याद है आर्बिट्राज क्या होता है? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास 6 टाइप के क्वेश्चन है। 6 टाइप के क्वेश्चंस में से आपने अभी तक जो किए ना, आपने इंडिफरेंस खत्म किया, आपने बीईपी खत्म किया, आपने एमएम खत्म किया। अब मैं आपको आर्बिट्राज, ईपीएस और ये भी काफी हद तक हुआ है, पर देखते हैं कोई किसी को याद है आर्बिट्राज क्या था? आप में से कोई बताएगा आर्बिट्राज क्या होता है? आप बता सकते हो आर्बिट्राज? आर्बिट्राज पूरी क्लास में आर्बिट्राज किसी को याद ही नहीं आ रहा है? अरे मेरा चैप्टर हो गया पूरा है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज आपको आएगा बेटा? तू इधर आ जा। अच्छा उसको बस माइक दे और उसको कैमरा पहले सेट कर लेना। आर्बिट्राज कब निर्माण होता है? चलो बेटा। सर शॉर्ट रन में निर्माण होता है। जैसे कि एग्जांपल जैसे बताओ। हम लीवर्ड कंपनी जिसका वैल्यूएशन ज्यादा रहती है उसको बेच के अनलीवर्ड कंपनी को खरीद लेते हैं ताकि लॉन्ग रन में दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाती है। इक्वल हो जाती है? हाँ। तुम अच्छा बोलती है। आप मुझे बताओ, आपने बोला ना इतना सही बोल रहे नहीं हो, सो कॉन्फिडेंट इनफ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आप वापस बताओ क्या बोल रहे थे? सर जो लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड होती है जिसमें डेट होता है। यस सर। तो डेट जिसका होता है, डेट हमेशा सस्ता होता है। यस। तो क्या हो जाएगा सस्ता है तो? सो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। सस्ता है तो कॉस्ट कम, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा। जो कम खर्चा करता है उसकी वैल्यू ज्यादा शेयर मार्केट में, यानी कम खर्चा करता है प्रॉफिट ज्यादा, यानी वैल्यू ज्यादा। आपको समझता है? जो कम खर्चा करता है उसकी वैल्यूएशन, जो ज्यादा पैसे कमाती है वो कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होती है। ये बात सही है? तो बताओ बेटा, लीवर्ड वाले की वैल्यूएशन ज्यादा। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यूएशन 110 रुपए। हाँ। अब बताओ क्या होगा अनलीवर्ड में? क्या होगा? अनलीवर्ड का कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर उसका मतलब वो कंपनी अनलीवर्ड की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। नहीं सर, वैल्यूएशन कम रहती है अनलीवर्ड। हाँ ना, वही ना। हाँ। आई मीन उसका कॉस्ट बढ़ जाती है। आप सही बोल रहे हो, मैं गलत बोल? हाँ, कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उसमें पूरा इक्विटी, और इक्विटी महंगा होता है। फिर उसका प्राइस 100 रुपए रहेगा सर, क्योंकि वो इतना खर्चा कर रहा है इक्विटी लेके। इक्विटी क्या होता है? पूरा महंगा होता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। हालांकि दोनों कंपनी का एक जैसा ही काम है, एक का शेयर बिक रहा है 110 में और एक का शेयर बिक रहा है 100 में। दोनों का सेल सेम, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट सेम, दोनों का ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट सेम, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से एक बिक रहा है 110 में और एक बिक रहा है 100 में। अब क्या होगा सर? जो वो लीवर्ड कंपनी का शेयर है ना, उसको बेच के अनलीवर्ड परचेज करते हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसे? सर वो प्रॉफिट के लिए, मतलब उसको दो, अगर चाहे तो हम ज्यादा भी खरीद सकते हैं अनलीवर्ड का। हाँ, या उसको वो गॉट इट। पर अनलीवर्ड को बेच ही क्यों रहे हम? सॉरी, लीवर्ड को क्यों बेच रहे? बिकॉज वो दोनों सेम ही है ना सर। हाँ, तो 110 में बेच दो। हाँ, 100 और रुपए तो 10 का पॉकेट कर लो। यस सर। चीज वही तो वही मिल रही है। आपको प्लॉटिंग के एग्जाम्पल से समझाया था। ये प्लॉट जहां मैं रह रहा हूं 3 करोड़ का, और बाजू वाले का प्लॉट मिल रहा 2 करोड़ में, तो मैं क्या करूंगा? मेरा 3 करोड़ का बेच दूंगा और बाजू में एग्जैक्टली सेम स्क्वायर फीट बाय कर लूंगा, और वो करके भी 1 करोड़ बचेगा। वही तो मेरा आर्बिट्राज है। पर वो कह रहे हैं देयर आर 2 मेथड्स ऑफ आर्बिट्राज। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 पैसा 1 करोड़ रखेंगे, या फिर कुछ लोग क्या करेंगे 1 करोड़ रखेंगे नहीं, बोले एक काम करेंगे 3 करोड़ का बड़ा प्लॉट बाय कर लेंगे। तो बताओ यहां पे हमारे शेयर मार्केट में 2 ऑप्शन होंगे। यस सर। तो एक तो 110 का बेच के 100 बाय करो, 10 रुपए का एंजॉय करो। हाँ। और दूसरा ऑप्शन वो 110 का पूरा खरीद लो। 110 का पूरा है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा स्टेक मिलेगा। पैसा नहीं मिला तो स्टेक मिलेगा। आर्बिट्राज कमाने के 2 तरीके, एक तो कैश कमा लो, और आप बोलेंगे कैश मेरे हाथ से खर्च हो जाएंगी, मैं बहुत खर्चीला आदमी हूं। एक काम करता हूं, कैश को रखता नहीं हूं, उसके बदले ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेता हूं, ज्यादा स्टेक बाय कर ले। इज दैट ओके? समझ आ रहा है? तो यही कर बेटा। आप इतना बेहतरीन समझा रहे थे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है आपका जी? सर गणेश। गणेश, कहां से है बेटा आप? हैदराबाद सर। हैदराबाद? यस सर। वही जो तुम बोल रही थी ना, तो मैं तुम्हारा हिंदी अच्छे से समझ रही थी। वही दिक्कत है सर लैंग्वेज का। नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत है बेटा, तुम जेंडर ही चेंज करते थे खड़े खड़े। हमको समझ नहीं आती जब तुम बोलती, तुम ऐसा क्यों बोलती? मस्त है, पर मजा आता है। थैंक यू सर। कभी गए क्या 4 मीनार पे? हाँ सर।
थैंक यू गणेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप लोग यहां पे आएंगे, एक बार सभी लोग स्क्रीन पे देखिए। आर्बिट्राज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। ए चिंटे, तो कल से बात किए जा रहे हैं। जिन लोग के पास में बुक है आप सभी लोग साथ में देखिए, बाकी लोग स्क्रीन पे देखिए। आर्बिट्राज अकर्स इफ द कंपनी ए एंड बी हैज व्हाट, क्या लिखा है, बट डज नॉट हैव सेम। लेट्स रिवाइज बाय सॉल्विंग फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसा मेरे एक इमेजिनरी क्वेश्चन नंबर 5 आप निकालो, आपके बुक में अगर होगा तो आप साथ ही साथ मेरे लगे रहना, आपको समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन खोलने की भी जरूरत नहीं, वैसे भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। हैरान हूं चारों तरफ ही हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन करेंगे सब हो जाएगा। इधर देखना मेरे पास एवरीबॉडी। आर्बिट्राज के ऊपर क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन में पूछेंगे कितना आर्बिट्राज कमाया, कितने रुपए कमाए। ओके, इधर देखना सभी लोग। ओके एवरीवन, कॉन्सेंट्रेट करना। अपने कितने कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो इंडिफरेंस हो गया, बीईपी हो गया, एमएम हो गया। अपन अभी क्या कर रहे हैं, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज खत्म होगा, दो एक चिंटू से कॉन्सेप्ट है, ईपीएस और वैल्यूएशन, वो बहुत इजी है। आर्बिट्राज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एक बार चेक करना क्या लिखा है। टू कंपनी यूएनएल, एक अनलिवर्ड एक लिवर्ड है, दोनों का ईबीआईटी 20-20 लाख है। सेम सिंपल है, 20,000 है। एक्सेप्ट लिवर्ड कंपनी हैविंग डेट ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लिख रहा है, यूएनएल यहाँ पे देखिए 10%, 18%। कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज, आपको क्या करना है, दोनों का 20-20 लिख देना है। क्लियर है? हाँ, जो जो जानकारी दी है मैं लिख देता हूं। यहां पे लिखा है 10%, 18%, क्या है वो, केई। क्या मैं 10%, 18% लिख सकता हूं? कहते हैं लीवर्ड के अंदर डेट भी, और डेट की कॉस्ट आपकी 7% है, टैक्स है नहीं, इसलिए मैं 7% यहां लिख रहा हूं, केडी। बराबर है? और यहां पे लिख रहा है डेट आपने लिया है 1 लाख रुपए का, तो मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को ही एज इट इज यहां पे छाप दिया। ये मैंने क्वेश्चन को किया। आप मुझे बताओगे, आर्बिट्राज इस क्वेश्चन में सवाल पूछ रहा है, कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल वर्क। आर्बिट्राज कैसे करोगे आप? तो आप किसको बेचोगे और किसको सेल करोगे, किसको बाई करोगे? जो महंगा है उसको बेचोगे, पर महंगे और सस्ते के लिए पहले वैल्यूएशन तो निकालना पड़ेगी। आप मुझे बताओ वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? नहीं, आप बताओ स्क्रीन पे देख के, आप कुछ भी मत करो, मुझे बताओ। क्वेश्चन ये 20,000 दिया हुआ है, ये 20 क्या है, ईबीआईटी। क्या करूं मैं इसका, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दूं क्या, तो क्या बचेगा, पैट बचेगा, क्योंकि टैक्स दिया नहीं है। उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा। फिर डेट की वैल्यू दी है, इक्विटी वैल्यू की निकल जाएगी, दोनों को ऐड करेगा, कंपनी का वैल्यू निकलेगा। एक बार और इमेजिन करते हैं हम क्या बोल रहे हैं। देखो बच्चों, किसको बेचना और किसको बाय करना है, इसके लिए दोनों की वैल्यू निकालना जरूरी है। क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनका प्रॉफिट दिया पर कंपनी का वैल्यूएशन नहीं दिया, और वैल्यूएशन इज नथिंग बट डी प्लस ई। तो बताओ डी प्लस ई कैसे निकलेगा, डी तो दिया हुआ है 1 लाख, अब ई निकालना है, तो ई कैसे निकालेंगे, 20,000 में से आप ये 7,000 रुपए पहले माइनस कर दो, बराबर है। तो उसको 18% से डिवाइड करो, बिकॉज ये आपका पैट है 13,000, उसको 18% से डिवाइड किया तो आपकी वैल्यूएशन आ जाती है कैपिटल की 72,222, और आपका डेट का वैल्यूएशन है 1 लाख, तो ये टोटल वैल्यूएशन बन जाएंगी 1,72,000। यहां तक क्लियर है आप?
पर आप बताओ इनका ईबीआईटी इतना है, इसमें इंटरेस्ट टैक्स यही उनका केई है, तो 20,000 को 10% से डिवाइड करेंगे तो आपका दो। बताओ अब आपका क्वेश्चन चालू होगा, आर्बिट्राज किसका करोगे? बेचोगे किसको? आपको ध्यान होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने आज तक कुछ नहीं किया जो चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर आपको 10 बार देखना है। आप क्या करना है, 2 लाख ये आप बताओ किसको बेचोगे? आप ये वाला प्लॉट बेच दोगे और इस प्लॉट को लोगे, बिकॉज दोनों प्लॉट सेम ही है, सिर्फ आपका एक प्लॉट महंगे में जाता, तो आर्बिट्राज एंजॉय करेंगे। अगर पूरा 100% का मालिक मैं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 2 लाख माइनस, पर मैं 100% का मालिक नहीं हूं। इमेजिनेशन हमने किया कि हम 10% के मालिक है, अंदाजन। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग? अरे ऐसा अजम्पशन लिया कि मैं 10% का मालिक हूं, तो मैंने 2 लाख का 10% बेचा, तो कितने का माल बिका? अब ये 10% माल अगर उधर लूंगा तो मुझे सिर्फ 17,222 में गिरेगा, और मेरे हाथ में पैसे कितने? तो मेरा आर्बिट्राज कितना? और बताओ ना आर्बिट्राज कितना हुआ? समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि मैं माल बेच रहा हूं 20,000 का और खरीद रहा हूं उतना ही सेम क्वांटिटी में 17,222 में, तो वो जो गैप है मेरा, आई थिंक इट इज समवेयर 2,000 समथिंग कुछ आएगा, वो मेरा हो जाएगा आर्बिट्राज। पर क्या होता है जब आर्बिट्राज करते हैं ना, आपको प्लस माइनस करना पड़ता है। वो जो आपको मिले वो कैश में मिला। सुनो, अभी आपने कुछ खोया कुछ पाया? क्या खोया? जिस कंपनी को बेचा उसका डिविडेंड खोया, जिस कंपनी में जा रहे हो उसका डिविडेंड पाया। तो आप क्या कर रहे हो? कुछ प्लस में लिख रहे हो, कुछ माइनस में लिख रहे हो। भाई ये बहुत भारी चल रहा है। ओके, आप बताओ क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मिल रहा है? ये क्वेश्चन में वैसे आपको पता है क्या, ये क्वेश्चन जो है ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन में से एक। अक्सर क्या होता है ना, जो लिवर्ड की वैल्यूएशन होती है ना वो ज्यादा होती है। सर ऐसा क्यों किया? ये आईसीआई की ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ही लगे रख दे, क्योंकि आपका प्लस माइनस में जो होता है ना वो इंटरेस्ट हमेशा अलग जगह पे आता है, इसमें अलग जगह पे आएगा। देखो आर्बिट्राज के 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा लिवर्ड की वैल्यूएशन ज्यादा, यही 99% होता है, पर हम उस 1% की बात कर रहे हैं जहां पे अनलिवर्ड की वैल्यूएशन ज्यादा आई। इज दैट क्लियर? प्रोसेस हो रहा दिमाग में? क्या ज्यादा होना चाहिए? तो यहां पे लिवर्ड की वैल्यूएशन देखना, वो सिर्फ 172 का है, ये 200 का है। आप मुझे बताओ आर्बिट्राज जब करेंगे तो आपने ये जो आपका 20,000 रुपए आपका क्या बचा है ईबीआईटी, इसका 10% आपका था क्योंकि आप 10% ओन कर रहे थे। अब आपको कितना डिविडेंड नहीं मिलेगा? 20,000 रुपए 100% वाले को मिल रहे थे, आपका 10% ओनरशिप है, तो आपको 2,000 नहीं मिलेगा, तो आपका लॉस 2,000 का हुआ। तो देखो आपको 2,000 नेगेटिव में दिख रहा हो, कोई डाउट है इसमें? आप जिसके पास जा रहे हो, आप वहां की कमाई है कितनी? वहां की कमाई है इतनी, कितनी कमाई है? वहां की कमाई कितनी है इंटरेस्ट जाने के बाद? 20,000 में से 7,000 इंटरेस्ट के 13,000 ये मिल रहे थे इक्विटी वालों। अब आपको 13,000 का 10% प्राप्त होगा, तो ये 1,300 मिलेंगे, इसलिए मैंने 1,300 को यहां पे लिख दिया डिविडेंड। ये मिलेगा ना, ये आपने खोया ये मिला, ये खोया ये मिला। पर आपको और एक चीज प्राप्त हुई थी, जब आप खरीद रहे थे तो आपको वो चीज मिली 17,222 में, और आपने बेची कितने में? इतने में। तो आपके हाथ में 2,778 का धन प्राप्ति हुआ, तो ये आपका मिला प्लस में। कैन आई राइट दिस? बेचते समय इतना फायदा हो गया ना आपको, इतना वैल्यूएशन मिला। पर आप जानते हो जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आप जा रहे हो लिवर्ड में, हाँ लिवर्ड में जा रहे हो, तो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपके ऊपर नहीं, मुझे बोलना ध्यान से सुनना। आप किसी कंपनी का स्टेक ले रहे हो, स्टेक, तो अभी थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि ये जो है ना इसमें एक ही बात है जो इंटरेस्ट वाली, जो जनरली लोगों को समझ नहीं आती। आप कहेंगे इंटरेस्ट प्लस कैसे हुआ? अभी ये समझने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान देना, क्योंकि मैंने तब भी समझा था पर आपके दिमाग से अभी वाइप आउट हुआ होगा, क्योंकि 8 दिन में आपने बहुत कुछ कार्यक्रम किए जिंदगी में। अभी क्या है ना, यहां का डेट का वैल्यूएशन है 1 लाख रुपए, यहां पे डेट था नहीं,
और यहां पे डेट है, यहां पे डेट था नहीं, यहां पे डेट है। अब मुझे बताओ क्या बोलना चाहते हो आप? ये कंपनी को डेट, अब 1 लाख का डेट पूरा है तो 10% डेट कितना होगा? 10,000 रुपए, और 10,000 का 7% कितना होगा? तो यहां पे उन्होंने एक रकम लिखी है 700, तो 700 समझा, ये समझा तो प्लस में क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस कंपनी को लेंड कर रहा हूं तो मुझे 700 मिलेंगे। समझा नहीं समझा? और नहीं समझा तो हम लोग इसके रिवर्स वाला क्वेश्चन करेंगे, वहां जल्दी समझ आएगा। आप मुझे बता दो, मैं इसके कंपनी के स्टेक ले रहा हूं, राइट? तो ये पहली बात तो बताओ, ये 700 रुपए बराबर है क्या? कंपनी का पूरा डेट है 1 लाख रुपए, आप उसका 10% हिस्सा बन रहे हो, तो ये कितने वाले से? 10,000। उसका इंटरेस्ट रेट है 7%, हाउ मच इट वुड बी? 700। अब नाउ द क्वेश्चन इज 700। एक काम करेंगे, इसको हम लोग पेंडिंग रखते हैं। ये इसीलिए पेंडिंग रखते हैं कि मैं इस समय अनलीवर्ड को बेच के लीवर्ड ले रहा हूं। जब मैं आपको उल्टा पता होगा, लीवर्ड लेके मैं अनलीवर्ड ले रहा हूं, तो वहां पे इंटरेस्ट आप माइनस में लिखते हो। तो मैंने बताया ये उसका एग्जैक्टली उल्टा है, तो वर्ड उधर जब जाऊंगा तो मैं माइनस में। जब आप ये करते हो ना, आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जाते हो, इस क्वेश्चन में आप अनलीवर्ड से लीवर्ड जा रहे हो। लीवर्ड से अनलीवर्ड जब जाते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट किस में आता है? माइनस में आता है। जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड में आते हो, अनलीवर्ड से लीवर्ड जाते हो, तो आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो प्लस में आता है। ये जो डेटा है ना, इतना याद रखना है आपको, एक बार ध्यान से देख लेना मैंने क्या लिखा है, बहुत भारी चीज लिखी है। ये क्वेश्चन कौन सा है? आप अनलीवर्ड से लीवर्ड जा रहे हो, तो इंटरेस्ट आपका क्या होना चाहिए? प्लस में डालना चाहिए। और जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जाओगे, तो आपका इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए। इसका लॉजिक बता रहा हूं, पर ये दिमाग में डाल देना, आपको जहां लिखना है लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी तो समझ में आता है, किसका डिविडेंड मिलेगा, किसका डिविडेंड हम लोग खोएंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स ऑल इजी। ओके, ये लिखा आपने? We are done with BEP, indifference point, MM approach tax, MM approach no tax, आर्बिट्राज हम लोग कर रहे हैं। ये हुआ लिख के? बताओ बच्चों, हमारा नेट गेन कितना हो रहा है? हमारे लिए 2778 मिला, 700 मिला, 1300 मिला। इसमें से 2000 माइनस किए, आपका नेट गेन हुआ। यही आपका है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यानी कि चेंज करने से मिलने वाला फायदा कितना हुआ। दिस इज नथिंग बट ना आर्बिट्राज एवरीबॉडी। अब यही क्वेश्चन में आपको वहां से समझा रहा था जब मैं नोट्स पे गया था, और यहां पे उसी को ही अच्छे से समझाया है। यहां पे लिखा था गो फ्रॉम व्हाट? अनलिवर्ड टू लिवर्ड। अभी देखो, मैंने यहां पे लिख के भी दिया है उसको, सुपर इंपॉर्टेंट नोट। ये वही लिखा है जो आपने अभी लिखा है, बराबर है? अभी एक बात बताना मुझे, ध्यान देंगे एवरीवन? आपका एनर्जी लो डाउन है? डू यू वांट ब्रेक? एक मिनट, मुझे वो कौन से बताना है जहां पे वो स्टेक की भी बातें कर रहा है। आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक दे सकता हूं मैं।
You want break right now? एक मैं क्वेश्चन देखना चाहता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं कि वो है क्या। आर्बिट्राज में दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो आप पैसा लेते हो और एक में स्टेक भी लेते हो। वो कौन सा क्वेश्चन है? हमने थ्री में लिया था क्या? एक मिनट, बस मैं वो क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर आप जो करना करेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, हाँ ये वाला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो यहां पे आप लिवर्ड से अनलिवर्ड पे जा रहे हैं, ध्यान देना सही लोग। अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया? आर्बिट्राज अनलिवर्ड टू लिवर्ड। अभी मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? तो अब देखते हैं लिवर्ड टू अनलिवर्ड। ओके, शुड आई? एक काम करते, इतना कर लेते, फिर आप ब्रेक ले लो। पर आई वॉन्ट योर अटेंशन, आप हौले से मत बैठो। यहां पे कोई एहसान हो रहा है कि आपका मेरे ऊपर? नहीं, आपकी एग्जामिनेशन आपको खुजली थी, आपने सीए चुना है, मैंने बोला आपको सीए करना है। आपको चुनते, आपके घर वाले बोल रहे थे बेटा तेरे से नहीं होगा, आपने बोला नहीं सर मेरे से हो जाएगा। और आपको बता दूं, अभी एग्जामिनेशन को कितना समय बचा है? ए बहुत, कौन बोला बहुत रहे? कितने लोग अटेम्प्ट है यहां पे? मे को महीने कितने बचे? 5 गलत बोल रहे हो, 12वां महीना खत्म हो गया। नहीं ये महीना तो खत्म ही हो गया ना। अब तो क्या है, क्रिसमस 31 खत्म हो गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बचे हुए, जिसमें क्लासेस लगभग चलेगी आपके 1.5 से 2 महीने। तो क्लासेस होने के बाद में सिर्फ 2 महीने बचेंगे, जिसमें आपके 6 पेपर्स होंगे। और आपको तो उस 6 में भी 8 सब्जेक्ट बन जाते हैं, FM, SM, DT, यानी कि महीने होंगे 2 और सब्जेक्ट होंगे 8। थोड़ा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है वो। मैंने इतने बच्चों को देखा जो अभी जनवरी अटेम्प्ट दे रहे ना, जो चूल वाले बच्चे थे ना, सारे एक ग्रुप दे रहे। उन्होंने क्लासेस 2 ग्रुप की करी, पर क्लासेस करते करते जो इरेगुलरिटी थी और जो क्लास में ध्यान नहीं देना था, उसकी वजह से क्या वो सारा बर्डन पीएल पे आया। मान लो अभी ध्यान नहीं दिया, कर लेंगे पीएल में। होमवर्क नहीं किया, देख लेंगे पीएल में। बैकलॉग है, देख लेंगे। वो जो नहीं क्या बोलते हैं, आपका जो एटीट्यूड है बाद में देख लेंगे वाला, वो 2 महीने जो एक्चुअल रिवीजन के थे वो रिवीजन नहीं हुआ। कुछ लोग उसको पहली बार यूज कर रहे थे, वो एक्चुअली सिर्फ रिवीजन का टाइम है। उसमें आपका एक बार ऑलरेडी डेटा पढ़ के क्लास की टेस्ट देके सब रेडी होना चाहिए, तो तब जाके वो 2 महीने सफिशिएंट है। पर बहुत लोग वो उसका क्या करे, पहली बार पढ़ेंगे, बहुत बार होमवर्क नहीं किया, वो पहली बार हो रहा है, क्लास में ध्यान नहीं दिया, पहली बार हो रहा है। तो क्या होगा ना, अभी नहीं पढ़ा ना आपने, तो क्या होगा, इसका एक ही प्रॉब्लम होगा, वो 2 महीने में से 15-20 दिन इन सब चीजों में जाएंगे जो आप पहली बार कर रहे हो। तो फिर आपके इसमें 1-1.25 महीना बचेगा, फिर उसमें 2 ग्रुप के रिवीजन नहीं होंगी। फिर आप क्या करोगे, चलो मैं एक ही ग्रुप देता हूं, फिर आप एक ग्रुप पे आ जाओ। और जब अटेम्प्ट का सिलसिला चालू होता है ना बच्चों, तो अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कब लगेंगे आपको समझेगा भी नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। मुझे लगता है 4 महीने का वक्त बचा। यू हैव टू बी सो सीरियस इन योर लाइफ। आपको लग रहा है क्लासेस चल रही, मेरे हिसाब से आपकी पीएल स्टार्ट हो चुकी है। अक्सर क्या होता था पता है क्या, मैं आपको समझाता हूं। जब हमारे वक्त हम लोग सीए कर रहे थे ना, वी वर हैविंग 1.5 years फॉर सीए इंटरमीडिएट। तो क्लासेस होती थी 9 महीने और 6 महीने हम लोग पढ़ाई करते थे। तो आपके इसमें क्या हुआ, आप लोगों ने बोला कि सीए कोर्स कॉम्पिटिटिव बनाओ, तो उन्होंने बोला चल ठीक है, 15 महीने को कर दिया 9 महीने, एक अटेम्प्ट पहले कर दिया। अब जो मुकाबला जो 15 महीने 18 महीने का था, वो आ गया 9 महीने पे। अब जिसमें 6 पहले आप 6 महीने माइनस हो, उसमें आपकी चूल बढ़ गई। हमारी चूल बहुत कम थी, हम क्लास 1.5 साल होके भी क्लास सिंसियर कर लेते।
आप 9 महीने हो गए भी क्लास सिंसियर नहीं कर रहे, 5 से 6 महीने आपके जितने जो सीनियर्स होंगे इनको पूछो आपको इंटर में कितना टाइम मिला था, तो इंटर में दे यूज्ड टू गेट 6 months आफ्टर क्लासेस गेटिंग ओवर जस्ट फॉर स्टडीज। आपके पास वो वक्त नहीं है, तो आपने उल्टा और ज्यादा क्या करना चाहिए, क्लास से ही इतना ज्यादा पढ़ना चाहिए कि आपको बाद वाला वक्त जो भले ही 2 महीने का वो बहुत अच्छा लगे, उसमें इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी पीएल ऐसा समझो अभी स्टार्ट हो गया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में से ही पढ़ना है। और जितने लोग सच में सटे में पास होना चाहते हैं ना, उसको इतना ही मैं एडवाइस करना चाहूंगा, ग्रुप 2 इतना परफेक्ट कर लो क्लास में ही कि जो बचा पीएल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्रुप 1 पे फोकस करेंगे। पर अगर मान लो ग्रुप 2 का भी प्रेशर है और फिर ग्रुप 1 भी आपका अच्छा नहीं हुआ है, तो आप जानते हो आपके साथ में क्या होने वाला है। तो इसलिए जिन लोग को पास होने, बाकी बहुत लोग इरादे से 2-4 तो दे ही देंगे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनको एक अटेम्प्ट में निकलना है, ग्रुप 1 को ही पीएल देंगे टाइम, और ग्रुप 2 क्लास के साथ में मैक्सिमम खत्म करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसलिए ध्यान दो थोड़ा सा, और कुछ नहीं। इधर देखो, वापस से एक क्वेश्चन है जिसका नाम है लीवर्ड। बातें मत करो भाई, जिसको बात करना बाहर जा सकते हैं। यहां पे लिखा है डेट 1 लाख, इक्विटी 1 लाख, यहां पे लिखा है ये नील, ये 2 लाख। ये बहुत ऑसम क्वेश्चन है, जहां से लिवर्ड से अनलिवर्ड पे जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग अनलिवर्ड से लिवर्ड पे गए थे, क्वेश्चन वापस आर्बिट्राज का ही है। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15%, यहां पे खुल के दिया है 15%। कैलकुलेट द इंक्रीज एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर, ये जो लिखा है वो ही लिखा है। आप बता दो कितना आर्बिट्राज है, आप बता दो क्या लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे यहां पे। ईबीआईटी 30,000 कहीं पे दिया है क्या? 30,000 यहां पे, हाँ मैं वही बोलो कहा लिखा, ये 30,000, ये 30 लिख दो, माइनस दोनों। अच्छा करना क्या पड़ेगा, दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको बेचेंगे, तो पहले वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, तो दोनों में से दोनों का इंटरेस्ट मैनेज करेंगे। इसमें तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, देखो यहाँ पे नील लिखा हुआ है। तो 1 लाख का 10% माइनस के यहाँ पे आया, फिर ये 20 बचा, ये 30 बचा। अब क्या टैक्स तो है नहीं, टैक्स तो है नहीं। उसके बाद में क्या होगा, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, टैक्स 0 करके इसका पैट इतना आ गया। अब क्या होगा ना, अनलिवर्ड जो है उसका इन्होंने दिया है, क्या लिखा, के 12.5%, तो इन्होंने दोनों का भी के 12.5 रख दिया। अब मैं 30,000 को 12.5 से, तो ये इसकी वैल्यूशन आ जाएगी 2,40,000, और इसकी वैल्यूशन कितनी आ रही है 1,60,000। आप मुझे बता दो आप क्या करना पसंद करोगे, किसको बेचोगे और किसको नहीं बेचोगे। इसकी वैल्यूशन और इक्विटी इतनी है, इसमें डेट 0 है, तो इसका टोटल वैल्यू 240 का है। इसमें डेट का वैल्यूशन अगर इसका 260 का बना, तो अब आपका आधा विजय हासिल हो गया। अब ये समझ गया मुझे बेचना किसको है। आर्बिट्राज करने से पहले स्टेप नंबर 1 आपको दोनों कंपनी की वैल्यूज निकालना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड आउट द वैल्यूएशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड बेचना किसको है। अभी आप समझ गए बेचना किसको है, लीवर्ड वाली को जिसका वैल्यूएशन 260 है, और बाय करना 240 वाली को। तो बेचेंगे किसको, 260 वाली को, बाय करेंगे 240 वाले को। तो बताओ क्या होगा उसके बाद में, सेल लीवर्ड बाय अनलीवर्ड। एक समय आएगा ये 250 पे आ जाएगा और ये 250, तो अपना आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताओ आपका इसमें 15% है, आप कितना माल बेचोगे। 260 को 15% से मल्टीप्लाई करो, तो आपके इसमें 39,000 आएंगे। इसका 15% कितने में बाय करोगे, 240 का 15% से मल्टीप्लाई करो 36, तो आपको 3,000 का आर्बिट्राज मिलेगा। तो यहां पे जरा देखना, आपने ये जो आइटम लिया है वो कितने में लिया, 39,000 में बेचा, और 39,000 में बेच के आपने इसको 36 में लिया, राइट। अब देखते हैं आपका जो ये जो फायदा हुआ है, गेन हुआ है, वो कितने का गेन हुआ है। इन्होंने बोला कि पूरा स्टेक खरीद लेंगे, तो उन्होंने से लिया नहीं। अभी यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे अपन स्टेक वाइज ले रहे हैं। ये बोल रहा मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं पूरा स्टेक ले लूंगा। अब बताओ आपके हाथ में 39,000 है, आप 39,000 में कितना स्टेक उठाओगे इसका, 2,40,000 में पूरी 100% कंपनी है, तो आपके इसमें 39,000 रुपीज आए, तो आपको कितना माल मिलेगा, 39,000 अपॉन 2,40,000, 16%, 16.25%, यानी आपका फायदा हो रहा है 1% 1.25% का आपको फायदा हो रहा है स्टेक में, तो वही गेन है। आप मुझे बताओ, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्लस और क्या माइनस। तो क्या मैं जान सकता हूं यहां पे आपका स्टेक 1.25% बढ़ा है,
ये आपका प्लस में हुआ। अब नई वाली के पास जा रहे हो आप, तो आपको ये जो पैट है 30,000 का, इसका कितना परसेंट मिलेगा आपको? 16.25% आपका हो जाएगा। बताओ कितना होगा फिर वो? 4875। ये आपका गेन में आ जाएगा। देखो यहां पे मैंने गेन में लिखा है। अब बताओ आपने जिसको बेचा उसका डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, तो ये है 20,000। 20,000 का कितना परसेंट नहीं मिलेगा? 15%। 3,000 रुपए आपको नहीं मिलेगा, तो आपका ये आ जाएगा लॉस में। तो ये सब क्लियर हो गया। पर ये क्लियर होने के बाद में ये सबसे बड़ा पॉइंट है 1500 माइनस क्यों हुआ। अब वो समझाने के लिए क्वेश्चन जरूरी था। बताओ क्या हुआ? एक कंपनी थी लिवर्ड जिसको आपने बेचा, एक कंपनी बन रही है अनलिवर्ड जिसको आप बाय करोगे। कंपैरिजन करने के लिए दोनों का रिस्क सेम होना चाहिए। तो आपको अनलिवर्ड जब करते हो ना, यू हैव टू क्रिएट आर्टिफिशियल डेट, क्योंकि आप लिवर्ड को बेच रहे हो जहां पे डेट था, अनलिवर्ड में डेट नहीं है। तो आपका प्रोपोर्शनेट डेट आपके माथे पे यहां पे था 1 लाख का 15%। नहीं समझे? सोचो एक कंपनी लिवर्ड बर्बाद हो जाती ना, तो 1 लाख तो आपको भरना नहीं पड़ते, पर 1 लाख का 15% का ओनर आप थे, तो आपके घर से 1500 रुपए जाते, 15,000 जाते। देखो ये कंपनी का डेट है 1 लाख, आप उसमें 15% इक्विटी होल्ड करते हो, तो ऐसे लेने की वजह से आपका नुकसान कितना हो रहा है? अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो ये 10,000 इंटरेस्ट कंपनी का है, पर उसके से आपका पैट 1500 का कम हो जाता है, तो यानी आपका लॉस कितना हो रहा है? यानी कि दोस्तों अगर मैं लिवर्ड से अनलिवर्ड पे जा रहा हूं, तो मुझे इसको इसके जैसा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इतना ही लोन मैं लूंगा। कितना लोन लूंगा? मैं भी 15,000 का लोन लूंगा, 10% से लूंगा। यानी कि मैं इधर जब जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? उतना लोन क्रिएट करूंगा आर्टिफिशियल, तब जाके ये एप्पल और ये भी एप्पल हो जाएगा। क्योंकि अभी यहां पे इंटरेस्ट है, यहां पे नहीं है, तो इसको इसके से बनाने के लिए मुझे हैव टू क्रिएट आर्टिफिशियल लोन। तो यहां पे आर्टिफिशियल लोन कितने का लूंगा मैं? 1 लाख का नहीं लूंगा, मेरे हिस्से का 15,000 का लोन लूंगा, और उसको 10% से मल्टीप्लाई, तो मेरा 1500 का इंटरेस्ट का घाटा होगा। वो घाटा मैंने यहां पे लिखा है। ये सेक्सी पॉइंट है भाई। आप क्या करोगे एग्जामिनेशन में? यहां तक बहुत फास्ट पहुंच जाओगे। ये आप मिस कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सोचने के बाद समझ में आता है। और मैंने आपको तब बोला था कि जब आप लिवर्ड से अनलिवर्ड जब जाते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट लॉस में आता है, और जब अनलिवर्ड से लिवर्ड में जाते हो, जो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपने किया था, वहां पे इंटरेस्ट प्लस में आता है। आप रट लो इसको। लिवर्ड से अनलिवर्ड जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटरेस्ट नेगेटिव में आएगा। अनलिवर्ड से लिवर्ड में आएंगे, वो जो इंटरेस्ट है ना, वो आपके प्लस में आएगा। आपको हर चीज समझ के ही जाना जरूरी नहीं, रटना भी होता है कोई चीज। अगर आपको नहीं तो क्या करें? आपको दिमाग ही नहीं चल रहा है, या आर्टिफिशियल लोन कैसे? कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए दिमाग में डाल दो कि अगर मैं लिवर्ड से अनलिवर्ड पे जा रहा हूं, तो कॉमन केस है, 99% क्वेश्चन यही आएगा जहां पे आपका इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। पर आप अनलिवर्ड से लिवर्ड पे जा रहे हो, तो उस केस में इंटरेस्ट आपका माइनस नहीं होगा, वो प्लस होगा। वो आपको वहां भी लिखवा के दिया। अब आपके इसमें दो चीजें समझ आई। कौन सी? कि जब हम लोग आर्बिट्राज करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, हमने सिर्फ 10% का 10% लिया था और हमने कैश बचा के रखी थी। इस क्वेश्चन में हमने 15% का 15% नहीं लिया, हमने स्टेक ही इंक्रीज कर लिया। तो हमारा क्या फायदा हुआ? ये सब फायदा हुआ, ठीक है, पर हमें ये गेन भी हुआ है। स्टेक आपको समझ आया? आर्बिट्राज के दो तरीके बताओ कौन से होते हैं? एक आप स्टेक मेंटेन करो, कैश बढ़ा लो, या फिर एक काम करो, आप बोलेंगे मुझे कैश मत बढ़ाओ, मुझे स्टेक ही बढ़ा के दे दो। कभी कभी अपन सब्जी लेने जाते, वो था 16 रुपए किलो, आपने दी 20 की नोट, वो क्या बोलेगा? भैया एक काम करो, 4 रुपए छुट्टा नहीं है, एक आलू एक्स्ट्रा डाल दो। तो क्या करो? क्वांटिटी बढ़ा देगा। आपके दो ऑप्शन है, एक 4 रुपए घर पे लेके जाओ, कुछ लोग बोलेगा भैया 4 रुपए वैसे भी जेब में रह जाएंगे, गुम जाएंगे, क्या पता नहीं, एक काम करो एक्स्ट्रा माल दे दो। तो आपके दो चीजें, अब वो 20 का 20 आइटम उठाना है, क्या 16 रुपए लेके 4 रुपए चिल्लर घर पे लेके जाना है? तो अपन मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते भाई जान दे, कहा छुट्टे दे रहा है, माल बढ़ा के दे दे। इस क्वेश्चन में माल बढ़ा के मिला है, प्रीवियस क्वेश्चन में माल नहीं बढ़ा था, वो आपने कैश रखी थी। दोनों ऑप्शन आपके, दोनों में फायदा आपका ही होता है। आई होप आर्बिट्राज वाला कॉन्सेप्ट ओवर है।
एक बार आर्बिट्राज रिकॉल करके बता दो, आर्बिट्राज करने के दो स्टेप कौन से? पहले दोनों की वैल्यूएशन निकालो, जिससे समझ आता है कि बेचना किसको है, किसको बेचेंगे, महंगी वाले को बेचेंगे, सस्ती वाले को, ये आपका क्लियर होगा वैल्यूएशन से। फिर आप ऐसा बना दो कि प्लस माइनस, फिर प्लस में प्लस लिखो, प्लस में क्या प्लस होगा? जिसके पास जा रहे हो उसका डिविडेंड, और जो आपने सौदा किया उससे बचने वाला प्रॉफिट लॉस जो भी आप लिखोगे, पर जिसको आप छोड़ के गए हो उसका डिविडेंड नेगेटिव में आएगा। अब एक चीज है जो वाया था, इंटरेस्ट, वो कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा। अगर वो नॉर्मल लिवर्ड से अनलिवर्ड है तो इंटरेस्ट नेगेटिव में आएगा। वो उल्टा केस है जहां पे आप अनलिवर्ड से लिवर्ड जा रहे हो तो इंटरेस्ट प्लस में आएगा। इतना ही है। तो बताएंगे आर्बिट्राज के दो स्टेप्स कौन से? पहले फाइंड आउट द वैल्यूएशन, देन फाइंड आउट प्लस माइनस, दैट इज ऑल। एक आपने इसका पहले वैल्यूएशन निकाला, ये वैल्यूएशन निकल गया, और एक बार वैल्यूएशन निकाला, वैल्यूएशन ऐसे निकालते, और एक बार वैल्यूएशन निकला, बस ये कर लोगे। इसी के साथ दोस्तों आपका आर्बिट्राज वाला कॉन्सेप्ट हुआ है खत्म। तो इस पूरे सिलेबस के अंदर जो लिखा है मित्रों, आपके 4 कॉन्सेप्ट्स हो गए खत्म। कौन से खत्म हो? जरा देखो, अभी 2 ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, जिसका नाम है मेरे पास में इंडिफरेंस पॉइंट ओवर, आर्बिट्राज, बीईपी, एमएम ओवर। एमएम के भी 2 देख लिए हमने, कौन से? अब मैं ईपीएस, ईपीएस इतना तुच्छ है कि मैं उसके बारे में बोलूं तो भी ऐसा लगता टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि इट इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट एन इनकम स्टेटमेंट। अगर आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए तो क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स ए बी सी, ईबीआईटी ईबीआईटी ईबीआईटी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, टैक्स टैक्स टैक्स, पीडी पीडी पीडी, और जो आएगा डीपी जो लास्ट में बचा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस ईपीएस ईपीएस, आंसर ओवर। सी ईपीएस वाले क्वेश्चन अगर आ गया ना तो पहले खड़े हो जाना एग्जामिनेशन में और खड़े होकर डांस कर लेना एक बार, क्योंकि इसमें सबसे इजीएस्ट जो है ना, क्योंकि आपको हर जगह पे बुद्धि लगाना है। ईपीएस में इज नो ब्रेनर, वेरी वेरी सिंपल, प्लेन वैनिला आइसक्रीम है, खा लो मजे उठा लो, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ना कोई डिफिकल्टी है। ईपीएस निकालना सबसे इजी जॉब है। ईपीएस निकालना कितने लोगों को समझ आ रहा है? ईपीएस निकाल पाए? बोलेंगे फाइंड आउट ईपीएस। और बताओ ईपीएस क्यों निकालते? आप बताओ इस चैप्टर में ईपीएस का क्वेश्चन बनाया कि थोड़ा सोच के बताओ कि आपके पास डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन दिए हुए, ए में, बी में, एक में 30/70, एक में 40/60, एक में 20/80 दिया हुआ। आपको देखना है सबसे ज्यादा अच्छा ईपीएस किसका, जिसमें ज्यादा सबसे अच्छा ईपीएस होगा, जाहिर सी बात है आपके लिए वो अच्छी बात होगी, तो आप बोलेगी ये ऑप्शन चूज कर लेना, बिकॉज सबसे ज्यादा फायदा यहां पे ईपीएस में हो रहा है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्यों दे रहे? बिकॉज ईपीएस वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा ऐसा माना जाता है। कोई इसमें डाउट है ईपीएस में? कुछ तो बोल दो। नहीं है? ये देख लीजिए, एक बार देख लो। ईपीएस वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और आप आई थिंक बुक में नहीं भी गए तो चलेंगे। ये कुछ नहीं किया मैंने, बस वो सब लिखा है बच्चों। ये आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ना, आप बी क्या निकाला है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ईपीएस निकाला, ईपीएस। तो ये ईबीआईटी है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है, टैक्स माइनस हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स है, ईपीएस आ गया। फिर हमने लिखा रिजेक्ट कौन सा, एक्सेप्ट कौन सा। मैंने यहां पे कुछ चीजें नोट में लिखी है। डू नॉट फॉरगेट टू डिडक्ट प्रेफरेंशियल डिविडेंड फ्रॉम पैट। डायरेक्टली जो आपका पैट आ रहा है ना, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ना करें। पैट के बाद में जो आपकी क्या है बताओ? ये पैट है, राइट? तो आपका जो पैट आ रहा है, अगर ऐसा कुछ आता है तो माइनस कर देना। डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट इफ एनी। नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग भी होंगे, न्यू भी होंगे। ऑल्सो रेफर क्वेश्चन नंबर 18। अब एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ।
यही क्या मेरा क्वेश्चन सेम है डिफरेंट? ये गलत है? नहीं, मैंने जो किया वो कौन सा है? ये वाला सही है 18। ये ईपीएस का क्वेश्चन नहीं है। वो जो समरी नोट में दिया वो क्वेश्चन कौन सा है? 7 ही है वो। जो मैंने सॉल्व किया वो 7 है। रुको जरा, मेरे पास जो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो ना मेरे पास कैबल स्ट्रक्चर का ये जो है इसमें समरी नोट में क्या लिखा था मैंने? 23 नहीं लिखा, आ गया मेरे पास 12 ना। ये चेक, ये वाला ही क्वेश्चन है। दिस वन ओके, एक बार स्क्रीन पे देख लो। दिस इज सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद में एक ही कॉन्सेप्ट बचेगा, वो भी चिल्लर कॉन्सेप्ट है। एक बार सिर्फ देखना, इसको 2 मिनट में करते हैं। ये आर्बिट्राज इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको देख के समझ आएगा हमें करना क्या है। एक बार स्क्रीन पे सभी लोग देखेंगे क्या करना है। दिस क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर बुक। ओके, जो आपने सॉल्व भी किया है गेस, आपके इसमें इसका सॉल्यूशन भी होगा। बेस्ट ऑफ लक कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सर इसको क्यों कर रहे हैं? बिकॉज में ईपीएस वाला कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, बेस्ट ऑफ लक कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल 100 लाख का है, 10 लाख शेयर्स है और करंटली इज अर्निंग, करंटली प्री टैक्स ऑफ प्रॉफिट यानी कि लगभग ईबीआईटी ही माना जाएगा। 60 लाख है, 60 लाख उसका ईबीआईटी है। तो क्या करेंगे ईबीआईटी में क्या लिखेंगे? 60 लाख, 60 लाख। The company shares are listed and quoted at what 50 to 80 range. The management was diversified, wants to diversify production as approved the project, which will cost 50। इनको 50 लाख की और जरूरत पड़ रही है। अगर ये 50 लाख और इन्वेस्ट करें तो उनका इनकम 40 लाख से बढ़ेगा। तो बताओ नया कितना हो जाएगा ईबीआईटी? पहले 60 का हो गया, अब 40 बढ़े तो पूरी। Hey guys, welcome back. So ready now? मित्रों, आपने 5 कॉन्सेप्ट देखे। 6 आ रहा आपके सामने, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको मैं देख लेता हूं, फिर आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये रहा आपके सामने। आप लोग कुछ नहीं देखेंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे, इससे वैल्यूएशन कैसे करते हो दिख जाएगा। ये लिख रहा है ईबीआईटी किसी कंपनी का 5 लाख है। कितना है? 5 लाख। फर्म की कॉस्ट कितनी है? 10%। कितनी? कॉस्ट ऑफ डेट। Currently the firm employs 15 lakh debt. Overall cost of capital 15% है। थोड़ा बताओ बच्चों, कंपनी का वैल्यू कितना है? लीवर्ड अनलीवर्ड से बाजू निकलो, ये एमएम का क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। बताओ इनका ईबीआईटी कितना है? 5 लाख। उसमें से क्या माइनस होगा? भाई पहले क्वेश्चन देखो, बोल रहे वैल्यू निकाल। एक बार आप खुद इमेजिन करो वैल्यूएशन कैसे निकलेगा। आपको सोचता नहीं क्या? आपका साबुन स्लो है क्या? अरे भाई सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं, ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो वैल्यू कैसे निकलेगी? सर ईबीआईटी में से पहली बात तो इंटरेस्ट माइनस करो। कितना इंटरेस्ट हुआ? 15 लाख का 10%। कितना? 1.5 लाख। व्हाट इज ईबीटी? टैक्स है क्या? तो फिर क्या बचेगा? पैट आपका 3.5 लाख। वो बोल रहा है कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। अब 3.5 लाख तो पैट है। अब पैट के डिवाइड कर मैं के ही कर देता तो मुझे इक्विटी का वैल्यूएशन मिलता, और इक्विटी और प्लस डेट करता तो मुझे टोटल कंपनी का वैल्यूएशन मिलता। पर क्वेश्चन में के ही दिया ही नहीं है। तो अब बताओ वैल्यूएशन कैसे आएगा? मैं हो गया कंफ्यूज। कोई बताएगा कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकलेगा? सर जब क्वेश्चन में टैक्स नहीं होता ना,
हम ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करेंगे कि ईबीआईटी कंपनी का 5 लाख है, और लोगों को फीलिंग आती है कि जब वो 5 लाख 15% जैसा है, तो 5 लाख अपॉन 15% करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई। व्हाट इज द वैल्यू? 23 lakhs. What I did is, 5 lakhs divided by, what is the answer? 33 lakhs, 33,000 समथिंग, वो जो आपकी कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है, उसमें से डेट का 15 निकाल दो। तो जो 18,33,333 is the valuation of equity, 15 lakh is the valuation of debt, and total valuation of the company is 33 lakhs. Now the question is, what is KE? एक बार देखो, आपका ये जो लिखा हुआ आपको सब समझ आएगा। एक बार देख लो, स्क्रीन पे देखो, हमारा यही आंसर आ रहा था, देख लो ना एक बार। 33 लाख कंपनी का वैल्यूएशन है, उसमें से 15 लाख किसके हैं? डेट के। तो ये 15 लाख डेट आ गया, 18 लाख इक्विटी आ गया। अब बताओ मुझे केई कैसे निकालोगे? आपको सोचता नहीं का इक्विटी का वैल्यूएशन इतना है, तो इक्विटी वालों को क्या क्या मिल रहा है उनका तो पैट कितना है? 3,50,000। तो 3,50,000 अपॉन 18,33,333 इज नथिंग बट केई। तो हो गया आपका केई का आंसर। ये 6th टाइप है कंपनी का वैल्यूएशन। ये आर्बिट्राज एमएम से बाहर का ये वो नहीं है, ये नॉर्मल चीज चल रही है। ये कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालते? चलो खड़े खड़े हम लोग क्या करते हैं, दूसरा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वापस से कंपनी का इक्विटी और वैल्यूएशन। आप बताओ, इसको देख के एटलीस्ट बता देना, क्या आप सब कर पाओगे? बता दो क्या करोगे, अच्छे से बताना। रूपा लिमिटेड का ईबीआईटी 5 लाख का है, कंपनी आज 10% 20 लाख का है, एंड इक्विटी यानी कि इस बार के ही दिया है, और आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। ओहो, आप मुझे बताओ कंपनी का वैल्यू कितना आएगा? सोच के बताओ अच्छे से, जरा क्वेश्चन को देखो, दिल में उतारो, दिमाग में उतारो, सोच के जवाब दो। ऐसा नहीं करते बच्चों, क्वेश्चन को देखो, मेरे आंसर का इंतजार ना करो। कंपनी के पास ईबीआईटी कितना देखो, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो। असर वो 20 लाख का 10% कितना होता? तो 5 में से 2 गए, बचे कितने? 3। अब वो 3 लाख जो सारा के सारा इक्विटी वालों को मिलेगा, वो हो गया पैट। उनको फीलिंग आ रही है, उनको 16% मिल रहा है, तो 3 लाख को 16% से डिवाइड कर दो। वो जो आएगा वो इक्विटी की वैल्यूएशन है, डेट की वैल्यूएशन क्वेश्चन में दी हुई है, तो वो ऐड कर दो कितना? 20 लाख, तो हो जाएगा 38,75,000 समथिंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, वो तो निकल गई है, और टोटल वैल्यू भी निकल गई। नाउ व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट? कोई बताएगा इसका वैक क्या आएगा? वैक कैसे निकालोगे इसका? सर क्वेश्चन में टैक्स नहीं होता। वैसे अगर मान लो टैक्स हो चाहे ना हो, आप 5 कॉलम से तो वैक निकाल ही सकते हो। तो सर 5 कॉलम में सोर्स इक्विटी आएगा, डेट आएगा, दोनों का वैल्यूएशन आएगा, वेट आएगा। डेट का कितना दिया है? डेट के कॉलम में रेट लिखूंगा मैं 10% और के दिया है 16%, उससे मेरा वैक आ जाएगा। तो 5 कॉलम से भी संख्या प्राप्त होगी। पर आपने तो लॉन्ग कट नहीं जाना है, तो शॉर्टकट है। आपका ईबीआईटी कितना, आपकी टोटल वैल्यू कितनी, तो 5 लाख को डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू, तो आ जाए आपका केओ। पर किसी को फॉर्मूला एग्जामिनेशन में याद नहीं आया, 5 कॉलम जिंदाबाद हमेशा होगा। टैक्स हो ना हो, किसी भी आप परेशानी में हो, 5 कॉलम से वैक निकालना ये परंपरा है। पर आपको लगता है नहीं मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, ये कब केओ लगा रहा है? ये फॉर्मूला कब है? वैक इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, तब क्या जब नो टैक्स होगा। इज इट क्लियर? आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो जम जाएगा एग्जामिनेशन में? कोई शक सवाल नहीं है? कोई डाउट ही नहीं है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये वैल्यू ऑफ द फर्म इज द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू और इट इज द मार्केट वैल्यू? इट इज द मार्केट वैल्यू, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन में बुक वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, अगर उसको ये ऐड करना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। अगर बुक वैल्यू निकालना है भैया तो बुक वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है, ये जो भी निकलता है मार्केट वैल्यू निकलती है। लिखता ना वैल्यू, वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? द मार्केट वैल्यू, द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी, इट्स नॉट द फेस वैल्यू, द इशूड प्राइस। बुक वैल्यू की बात नहीं हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको बुक वैल्यू दी होगी, फिर बच्चा बोलता है सर बुक वैल्यू ऑलरेडी दी तो मैं निकाल क्या रहा हूं? तो कैलसी पे ऐड कर दो, दिया है, डेट भी दिखा है, इक्विटी में दोनों को ऐड कर दो, वो दोनों के ऐड करने से वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू ये मार्केट वैल्यू है। आर यू गेटिंग मी?
तो दोस्तों ये हो गए सारे क्वेश्चंस, आपके सारे कंसेप्ट हो गए। बताएंगे क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आप मुझे एक हेल्प करना, मुझ पे एक एहसान कर। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप मुझे एक हेल्प कर दोगे ना तो मैं आपको बहुत आगे ले जाऊंगा। मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। अरे ये क्या है भाई? आप एक हेल्प करोगे मुझे? आप बता दो, इनडिफरेंस का क्वेश्चन आया तो कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए जहां पे 3 आंसर्स है? और आपने अभी अभी ईपीएस वाला एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 इनडिफरेंस का क्वेश्चन नंबर 13। आर्बिट्राज में देखो, आर्बिट्राज में अपन ने 2 चीजें देखी थी, एक में स्टेक ले रहे थे और एक में पैसा ले रहे थे। स्टेक वाला क्वेश्चन 3 का था, पैसे वाला क्वेश्चन 5 का था। एक बीईपी का क्वेश्चन कोई भी बता दो, बीईपी तो बीईपी के लिए कोई क्वेश्चन जरूरत है, बहुत इजी रहता है। ईपीएस अभी हमने देखा ना, एक आज अभी अभी एक बार 8 था क्या वो? इट वॉज क्वेश्चन नंबर 8। कोई मुझे वैक का क्वेश्चन बताएगा? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा एंड 2 देखा, और एमएम अप्रोच एक टैक्स वाला था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे ना हमारे एक ही इसमें आ गए थे। पता है मैंने ये सब कुछ करके क्या फायदा किया? अगर मैं एग्जामिनेशन के पहले दिन हूं, कम से कम इतने क्वेश्चन तो मैं देख के जाना चाहिए, तो मेरे सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 13, 18, 8, ये क्वेश्चन देख के मैं सारे कॉन्सेप्ट पर विजय प्राप्त कर सकता। तो दोस्तों एक काम करें, आपकी जो समरी नोट है वहां पे इसके बारे में लिख दीजिएगा, दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहां पे आप उस कॉन्सेप्ट के नीचे लिख देना। आपको समझ आ रहा नहीं कुछ? एसएम की चार्ट बुक और ये समरी नोट्स ऑफ एफएम आपकी किताब आपके पास हमेशा होना चाहिए, उसको घर पे रखना नहीं है। मैंने कभी बोला उसको घर पे रखना, आप घर पे क्यों रखा? तो रखना है आपके साथ में, आपकी बैग में हमेशा लगेगा वो। ये लिख रहे क्या आप, क्या नहीं लिख रहे? शुड आई प्रोसीड गाइस? हुआ के तेरा तड़पना तू बनता है, मेरी तारीफ मेरी जायोगी तू, रात भर करना मेरी तारीफ मेरी जायोगी तू, रात भर करना कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है। ओके गाइस, डन। अभी मित्रों इतने 6 क्वेश्चंस होने के बाद भी मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि आपको वो पता होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, आपके समरी नोट्स में इसके साथ साथ में मैंने क्वेश्चन के ही सेपरेट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करा के दिए। बहुत मेहनत से बताया, वो बात और है कि आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। ये आप सभी को स्क्रीन पर देखना, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में स्क्रीन पे देखिए बच्चों, कुछ है रेलेवेंस, कुछ है इररेलेवेंस। आप बता दो, देख के समझ आ रहा है क्या? कुछ कंसेप्ट कहते हैं कि चाहे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए, आपके वैल्यूएशन के ऊपर, आपके केओ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इट विल रिमेन सेम। ऐसा कहता है एमएम नो टैक्स अप्रोच, और ऐसा कहता है एनओआई नॉआई। पर अपने पास 3 अप्रोच और भी है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज आपको एफएम में एमसीक्यूज भी आते हैं।
और ऐसे समय पे थ्योरी भी आपको बताना जरूरी है। इसीलिए रेलेवेंस के 3 बच्चे होंगे। एमएम टैक्स अप्रोच कहता है कि आपका लिवर्ड इज नॉट एज इक्वल टू अनलिवर्ड, यानी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो कंपनी का वैल्यूएशन चेंज होता है। इसलिए याद रखना एमएम टैक्स अप्रोच इज रेलेवेंस, यानी कि रेलेवेंस मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि आपका वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। निया एंड ट्रेडिशनल भी वही कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि आपका केओ चेंज हो जाता है, वैल्यूएशन चेंज हो जाती है। याद रखना एमएम अप्रोच और नॉय ये इररिलेवेंस है। ये बोलते हैं यार कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी होने दो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन सेम रहता है। ट्रेडिशनल निया एमएम अप्रोच एक बार याद रखना। सर हमको ये निया ट्रेडिशनल अप्रोच याद नहीं आ रहे, आओ बच्चों याद कर ले। जरा देखो ये डायग्राम आपने पहले देखिए, एक बार चेक करो भाई आपने देखा है क्या उसको, बताओ क्या देखा है आपने इसमें। कोई मुझे समझा पाएगा क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये थ्योरी में आएगा 4 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आएगा। बताओ ये क्या है, निया क्या चल रहा है? ये आपको याद है कि हमने 3 हाथ लिए थे ऐसे ऐसे, नहीं मित्रों निया को देखो, बताओ निया में आपकी केओ क्यों कम हो रही है? वो कह रहा है जितना डेट कंपोनेंट आप ऐड करोगे, स्क्रीन पे देखना, जितना डेट ऐड करोगे उतना सस्ता चीज ऐड होगा। सोचो आपके पास पहले 100% इक्विटी था 10% से, फिर क्या हुआ, आपको लगा कि कॉस्ट कम करना है तो आपने 60% वाली चीजें ऐड करी, तो आपका पहले केई और केओ देखो सेम ही था क्योंकि पूरा इक्विटी था। जैसे जैसे आपने डेट को ऐड किया और कंपोनेंट ऐड किया, डेट को ऐड किया, डेट को ऐड किया, सस्ते वाली चीजें ऐड हुई। महंगा डिटर्जेंट पाउडर में सस्ता डिटर्जेंट पाउडर ऐड हुआ तो आपका एवरेज डिटर्जेंट पाउडर का रेट कम होने लगा। तो इसलिए दोस्तों ये केओ नीचे आ गया। महंगे में सस्ता ऐड करो तो एवरेज कॉस्ट कम होगी। मम्मी बोलेगी ये भी महंगा है तो 2-4 किलो और सस्ता डाल दो। तो एक काम करो, मम्मी बोली मजा नहीं आ रहा बेटा और सस्ता, तो एक काम करो मम्मा, एक काम करो पूरा सस्ता ले लो, गए वो आपका सर्फ एक्सेल बाढ़ में, टाइड बाढ़ में, पूरा निर्मा जिंदाबाद, घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करो वो यूज करे, घड़ी डिटर्जेंट, फिर पूरा के पूरा डेट यूज कर लो। अगर आप बोलेंगे पूरा मुझे एकदम सस्ता चाहिए तो पूरा के पूरा डेट ले लो, आपकी कंपनी हो जाएगी क्यों सस्ती। इसका मतलब बताओ रेलेवेंस अप्रोच क्यों है? क्योंकि आप बोल रहे जितना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो उतनी आपकी केओ अफेक्ट हो रही है, यानी कि रेलेवेंस है। आगे इसको देख के बताओ ये ऐसा क्यों है? नॉय इसको देख के क्या लगा, रेलेवेंस क्या इररिलेवेंस? ये इररिलेवेंस क्यों? बिकॉज केओ कॉन्स्टेंट, केओ बोल रहा मैं हिलूंगा नहीं, केओ हिलेगा नहीं साला। मतलब केओ कांस्टेंट क्यों है? आप जितना डेट ऐड करोगे ना तो उसके आपने आपका केओ नीचे जाना चाहिए, ऐसा वो नीचे जाता नहीं ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका डेट की वजह से जितना फायदा हो रहा है कंपनी आपको उतनी रिस्क, लोगों को लगता है बहुत रिस्क हो रहे हो, लीवर्ड हो रहे हो, आपकी रिस्क बढ़ रही है, लोग उतना ही केई का रेट बढ़ा रहे हैं। यानी कि फायदा किससे हो रहा है? डेट बढ़ाने से। नुकसान किससे हो रहा है? केई का रेट बढ़ने से। तो जितना फायदा डेट में हो उतना नुकसान केई में हो गया। नहीं समझा? देखो केई माथे पे जा रहा है ऊपर ऊपर, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वेन यू आर एडिंग मोर डेट्स यू आर बिकमिंग मोर लिवर्ड, मोर रिस्कियर कंपनी फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो फायदा किस में हुआ? सस्ता डेट लेके। नुकसान कितना हो? जितना डेट से फायदा हुआ उतना ही नुकसान होगा केई में। ये कौन सा अप्रोच है? देखो मैं बता रहा हूं, ये नॉय याद रखो, नॉय। आपको क्या लगता है सब निया नॉय सब एक ही? ऐसा नहीं। निया जो पहले था, निया नीचे जा रही है, निया, नॉय सीधा रहता है। मेरे इशारे को देखो, निया नॉय। बताओ कौन नीचे जा रही है? नॉय नीचे नहीं जाता। नॉय बोलता मैं झुकेगा नहीं। नीचे कौन जा रही है? निया, नॉय। आपको एग्जामिनेशन में उल्टा मत कर देना, नॉय बोलेगा निया मत लिख के रहना। निया बोल तो निया, नॉय बोल तो नॉय।
एक मिनट स्क्रीन पे देखना, बताना ये रेलेवेंस है कि इररिलेवेंस? ये रेलेवेंस है इररिलेवेंस? यानी कि डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे आपका केओ चेंज हो जाएगा, रेलेवेंस है। बताओ तीनों ऊपर 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 क्यों जा रहे हैं? जैसे आप डेट बढ़ाओगे, किसी को याद आ रहा है ऐसे क्यों हुआ था? एक सीमा तक आपका डेट सेम रहता, डेट का रेट। जैसे आप डेट का बहुत क्वांटम बढ़ाओगे ना, तो बैंक बोलेगी आप मैं आपको उस रेट पे नहीं, आप महंगे रेट पे मिलेगी। तो एक रेट के बाद में आपका डी का रेट बढ़ जाता है, फिर आपकी कंपनी लीवर हो जाती है। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम आपको महंगा के ही देंगे, बिकॉज आपकी कंपनी बहुत रिस्की हो रही। तो आपका केडी बढ़ता है, आपका के भी बढ़ जाए। नहीं समझा? के क्यों बढ़ा? बिकॉज लोगों को लगता है बहुत रिस्की बन रहे हो। केडी क्यों बढ़ा? बैंक को लगता है इतना लोन दे दिया, आप और लोन लेंगे तो आपको महंगा लोन मिलेगा। अब जब केडी महंगा, के ही महंगा, तो केओ को तो महंगा ही होना। इसको ही बोलते हैं ट्रेडिशनल, इसको बोलते हैं। मतलब रिलेवेंस क्यों है? डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर चेंज करने से आपका केओ चेंज हो रहा है। जब आपका केओ ऐसे ही रहता है ना, कांस्टेंट केओ, तो हम लोग कहते हैं इररिलेवेंस। थ्योरी के हिसाब से बता दो दोस्तों, कौन सी चीजें आपके लिए इररिलेवेंस है? एमएम नो टैक्स और एमएम टैक्स। आपके डेट इक्विटी स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कौन सा है? एमएम नो टैक्स। और एमएम टैक्स वाला क्या है? आप बता दो। और एक चीज है जो इररिलेवेंस है, नॉय। याद रखना, नॉय याद करो, बाकी नॉय और एमएम नो टैक्स याद कर लो, वही सिर्फ इररिलेवेंस है, बाकी सब रिलेवेंस में है। आपका निया कौन है? रिलेवेंस। ट्रेडिशनल रिलेवेंस, एमएम टैक्स रिलेवेंस। फिर बस से दो ही है, कौन से? एमएम नो टैक्स एंड एनओआई, ये दो ही इररिलेवेंस है जो कहते हैं डेट इक्विटी स्ट्रक्चर से आप पे केओ को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डायग्राम करेक्ट है, एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीन पे देखो, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, कौन से रिलेवेंस है, कौन से इररिलेवेंस है। हो सकता आ जाए 2 मार्क के लिए, आपके लिए एमसीक्यू के लिए। ये रिलेवेंस है इररिलेवेंस है, एक बार देख लीजिएगा। नॉय एन एमएम नो टैक्स। पता है कि मुझे लगता है नो साथ में आ रहे, नो टैक्स का एनओ और एनओआई का नो 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 नो, इधर भी नो, इधर भी नो, दोनों साथ में है। बस बेटा थोड़ा बड़ा लगे। किधर जाते हो? किधर है भाई? इसको देख लो एक बार, सभी लोग रिवीजन के खातिर इसको देखेंगे। स्क्रीन पे देखना, आपको ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है एक बार देखो। उसका मतलब क्या है? जितने भी क्वेश्चन है उसका समरी। अब एक काम करना, जो आपके पास आपने समरी नोट लाई ना, उसके क्वेश्चन नंबर को चेंज कर दो फटाक से। नहीं लाई तो बाद में कर देना, पर जिसने लाई है कर देना अभी। देखो मैंने रेड कलर से उसको मॉडिफाई किया है, इसको 2 नंबर करो। कर दिया? कितने लोगों ने समरी लाया ना? आप लोगों ने लाया, करेक्ट कर देना, बाकी सब इसको देख लेना। क्या बात कल करवा दूं क्या? कल कर लेना, ठीक है, ओके। अभी आप कहेंगे ऑलरेडी अपना रिवीजन हुआ, तो आप क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या किया, सारे के 40 क्वेश्चंस जो थे, उस एक क्वेश्चंस को देखा उसमें क्या विशेष है। तो 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। देखो 3 में क्या लिखा मैंने, इसमें ये ध्यान देने जैसा है। 4th में, 3rd में वापस लिखा कि आप इसमें स्टेक ले रहे हो। 5th में आप ले रहे हो स्टेक नहीं ले रहे हो, कैश ले रहे हो। एक कोई मुझे बताइए क्या सीन है? बताओ ये सही क्या? आर्बिट्राज के 2 ऑप्शन है, एक तो आप पूरा फुल स्पेंड कर दो, पूरा के पूरा स्पेंड करो तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे ऑप्शन नंबर 2 में आप बोलते हैं स्टेक रिमेन सेम, मुझे थोड़ा पैसा दे दो। एमएम अप्रोच में 2 चीजें होती है। एमएम अप्रोच के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो एमएम अप्रोच कहता है आर्बिट्राज निकालो, और एमएम कहता है वैल्यू निकालो। नहीं समझ आ रहा है?
आर्बिट्राज वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी एमएम का ही है। तो एमएम के दो क्वेश्चन है, एमएम वैल्यू, एमएम आर्बिट्राज। आर्बिट्राज आपको समझ गया। एमएम वैल्यू के अंदर दो क्वेश्चन थे, लिवर्ड इज इक्वल टू अनलिवर्ड व्हेन देयर इज नो टैक्स, लिवर्ड इज नॉट इक्वल टू अनलिवर्ड इफ देयर इज अ टैक्स। देख लो एक बार एमएम अप्रोच के क्वेश्चंस आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, सही है। इसके बाद में इन्होंने, एक मिनट गाइस, डोंट, ए चिंटू रुक, ए स्क्रीन पे आपको वैक निकालने के 3 तरीके दिए हुए। सबसे फेवरेट तरीका आपका ये है, 5 कॉलम से वैक वैक। फिर जिसमें टैक्स नहीं वहां पे ऐसा होगा। और कभी कभी आप 5 कॉलम में इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो, तो ये है कॉलम नंबर आपका 3, कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 3। इसको मल्टीप्लाई करो, यहां से देखो, यहां से रेट लिया, यह रेट, यहां से वेट, ये वेट। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास में बहुत कम टाइम है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मुझे आपसे एक बात कहना है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट का स्लैब रेट दिया होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 5 लाख तक का इतना, फिर 5 से 10 तक का इतना, और 10। तो उस केस में यहां पे लिखा है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में स्लैब रेट दिया है, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में याद रखना, जब आप ईपीएस निकालते हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना चाहिए, ओके। उसके बाद में एक क्वेश्चन आज ही हमने किया था कि नंबर ऑफ शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ डिवाइड बाय फेस वैल्यू से मत करना। वो जब इश्यू हुआ था ना, वो 10 रुपए का फेस वैल्यू था और 15 रुपए का प्रीमियम था, तो द वैल्यूएशन इज 25। टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड 10 से मत करना, 25 से करना, बिकॉज शेयर्स 25 रुपए में मार्केट में आया था। अभी मोबीक्विक का 10 रुपए फेस वैल्यू था, और आई थिंक उसका वैल्यूएशन 400 रुपए खुला है ना कुछ, तो 390 रुपए उसका प्रीमियम है। तो उसका शेयर का प्राइस क्या माना जाएगा, 10 रुपए क्या 400 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इश्यू साइज डिवाइड बाय 10 करेंगे क्या 400 करेंगे, तो तब जाके आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिखेंगे। 10 रुपए तो फेस वैल्यू होती है, थोड़ी इससे थोड़ी ना डिवाइड करेंगे। आगे ये क्या लिखा है बताओ। जब आप ईपीएस निकालते हो और क्वेश्चन एक्सपेंशन का आता है, तो डोंट फॉरगेट कि आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी भी होता है और नया ईबीआईटी भी होता है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट भी होता है, नया इंटरेस्ट भी होता है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी होते हैं, नंबर, वो सब भी करने का, ओके। इसके बाद जरा देखना, यहां पे एक पॉइंट लिखा है, ये क्वेश्चन में पता है क्या, आपको याद नहीं होगा। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 9 निकालो, मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहा है। चलो आपका समय शुरू होता है, आप मुझे बताओ नया ईबीआईटी कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। सर इसमें क्या अलग है बेटा, उसमें क्या है ना, इसका ईबीआईटी दिया ही नहीं था। ये देखो इधर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, वो क्या बोल रहा है, कंपनी को 40 लाख रुपए और चाहिए, और आपके पास में एग्जिस्टिंग ईबीआईटी इतना है, पर आपने एग्जिस्टिंग ईबीआईटी के लिए कितना पैसा खर्च किया है, 1 करोड़ तो इंटरेस्ट का, 1 करोड़ तो डेट से लाया, और आपने 10 रुपए का नंबर ऑफ शेयर्स ये जो लिया है, ये 80, 8 लाख मल्टीप्लाई 50, यानी कि ये 2 करोड़ का आपके पास में क्या है, तो आपके पास टोटल इन्वेस्टेड 3 करोड़ की है। उसके ऊपर आपने 52 लाख कमाए, तो 52 अपॉन 3 करोड़ वो कितनी वैल्यूएशन आएगी, वो आपका ईबीआईटी का रेट है। भगवान 52 अपॉन 300 कर रहा हूं मैं, तो आपका 17.33% इज योर व्हाट, आरओआई। तो इसीलिए आप जो 40 लाख का नया एक्सपेंशन कर रहे हो ना, तो आपको उसको 40 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आपका ईबीआईटी जो 52 लाख है ना, अब वो हो जाएगा 69 ऐसा कुछ ऐड हो जाएगा, और बराबर है। देखो क्वेश्चन में नया ईबीआईटी दिया नहीं था, इसके पहले जो एक क्वेश्चन था उसमें नया ईबीआईटी दिया था खुल के, वो बोल रहा है अभी ईबीआईटी मैं नया नहीं बताऊंगा, पुराने वाले के हिसाब से नए वाले का ईबीआईटी निकालो। कुछ लोग तो समझते नहीं हो क्या रहा क्लास में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइज। क्या किया आपने बताओ, पुराना ईबीआईटी पुराना है, पर 40 लाख रुपए लाने से नया ईबीआईटी कुछ तो ऐड होगा ना, वो कितना ऐड होगा,
तो वो 3 करोड़ लगा के आपने 52 लाख कमाए, यानी आपकी कमाई का रेशो 17.33, तो 40 लाख पे मल्टीप्लाई करना 17.33, जो संख्या ऐड होगी ना वो आपका नया ईबीआईटी हो गया। तो पुराना ईबीआईटी प्लस ये नया ईबीआईटी, ये मैंने आपके वहां पे समरी में लिखा, इसको देखना मत भूलना क्योंकि ये अजीब है। और पता है इसी के साथ में एक क्वेश्चन आपको याद होगा, डी अपॉन डी प्लस ई वाला चक्कर है फालतू वाला, याद है आपको? ऐसा कुछ था ये डी अपॉन डी, पता नहीं यार ये लोग, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, याद है आपको? कि अब आप क्या कर रहे हो, ये जो 40 लाख रुपए आप पूरा के पूरा कहां से ला रहे हो? उसने बोला, ये बोल रहा है कि यू आर इन्फॉर्म दैट ये 40 लाख रुपए आप जो ला रहे हो वो पूरा के पूरा किससे ला रहे हो? दोनों तरीके, आप तो एक तो लोन से भी लाओगे, इक्विटी से भी लाओगे। अगर सोचो लोन से लाया तो आपका डी अपॉन डी प्लस ई कितना हो जाएगा? पहले वाला डी कितना है? 1, अभी नया वाला डी कितना है? 0.4, तो ये हो गया 1.4 प्लस इक्विटी कितना है, जो कितना हो जाएगा? 1,40,000, 1 करोड़ 40 लाख डिवाइड बाय 3.4, 41.1% कुछ तो भी होगा। सर ये क्यों निकाला आपने? बिकॉज यहां पे उसने लिखा था अगर ये परसेंट 35 से ऊपर गया ना तो आपके लिए पी रेशो हो जाएगा 8। सर आपको पी रेशो ढूंढना ही क्या था? ये क्वेश्चन इसलिए पी रेशो ढूंढते हैं बिकॉज आपका मार्केट प्राइस, आप जानते हो 2 चीजों का प्रोडक्ट होता है। कितने लोग याद है एमपीएस कैसे निकलता? किसको मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं? ईपीएस को मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशो से। तो इस क्वेश्चन में जब वो 41% ना, अब की बार पी हो जाएगा 8 और ईपीएस तो क्वेश्चन से निकल जाएगा। पर अगर वो 35% से ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको उस समय पी उतने रहेगा जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? आई थिंक ये मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है। आप एक काम करना, मुझे लगता है हमने वो 6 कैटेगरीज बनाई थी ना, उसमें एक कैटेगरी आप ऐड करो। इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये ईपीएस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एमपीएस क्वेश्चन है। हालांकि ईपीएस से ही एमपीएस निकलता है। वो आपने 6 क्वेश्चन बनाए थे ना समरी नोट्स में, हे भगवान, चैप्टर के साथ में 6 बच्चे 6 डबके। अब एक काम करना, एक ऐड करना कि अगर आपने कोई ईपीएस दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी रेशो से तो आपका क्या हाथ में आएगा? एमपीएस, मार्केट प्राइस हाथ में आएगा। वो भी टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तो लिख दो वहां पे। कहां पे? समरी नोट में। वो जो 6 बच्चे बनाए ना, 7 तो आप खुद बनाओ। 6 बच्चे मैंने बना के दिए आपको, 7 तो आप खुद बनाएंगे। 7वें बच्चे का नाम होगा एमपीएस और लिखो रेफर क्वेश्चन नंबर 9। समरी नोट नहीं लाकर आपने आपकी सिंसियरिटी शो की है इस कोर्स के प्रति। सोचो आप कितने सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। देखो यहां पे आपने 6 बच्चे बनाए थे, अब एक नया बच्चा बनाया, नया हुआ, इसका नाम रखा हमने एमपीएस। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? एग्जामिनेशन से पहले ये भी क्वेश्चन करके जाना, ये नया वैरायटी क्वेश्चन है। सर ये चैप्टर खत्म होगा या नहीं? हो गया बेटा, लास्ट 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए एक सरप्राइज है। कभी सुनो, इधर सुनो जरा, कभी कभी वो बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट निकालो। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में जाता हूं ना, आपके लिए एक सरप्राइज ये है कि क्वेश्चन नंबर में आप जरा देख के बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। वो बोलते हैं इंडिफरेंस निकालो, चलो मान लिया इंडिफरेंस निकालो, पर इंडिफरेंस के लिए 2 कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए ना, क्वेश्चन में एक ही कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वो बोलते हैं अभी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर 2:1 है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर एक्स इधर एक्स लेने की आदत है, एक का रेशो 2:1 है पर दूसरे का मालूम ही नहीं है। तो ऐसे समय पे क्या करे, कंपनी को टोटल 9 करोड़ चाहिए, तो यहां मान लिया एक 6 करोड़ से आएगा, एक 3 करोड़ से आएगा, ये डेट से आएगा, इक्विटी से आएगा। अब यहां पे ऑप्शन नंबर 2 में 9 करोड़ तो आएंगे पर पता ही नहीं कहां से आएंगे। तो अगर ऐसा दिया होता है ना तो ऑल इक्विटी मानना पड़ता है। तो यहां पे पूरा के पूरा 100% आएगा इक्विटी से। ऐसी एंटिक चीज आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं है तो ये इंडिफरेंस पॉइंट तो कोई भी करेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इस क्वेश्चन में कैच पॉइंट क्या है, अच्छा ऑप्शन 1 अगर दिया और ऑप्शन 2 दिया ही नहीं है तो मतलब उसको ऑल इक्विटी मानना चाहिए, ये अपना अजम्पशन है। ऐसा ओके, बेस्ट।
हाँ, ये तो आपको पता है, ये भी पता है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक कैच है। 17 में आपके लिए पॉइंट बी पे कुछ दिया हुआ है। अच्छा, जब हम लोग अकेले में घर पे पढ़ाई तो हमने भी ऐसी ही पढ़ाई करना चाहिए, वो देखने का और इधर जाने का, और उस पर ध्यान देने का जो बहुत अजीब है। ये करोगे तो पढ़ाई सही मायने में बहुत इफेक्टिव होगी। जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं उनको मजा आ गया होगा आज क्लास करके, जिनको समझेगा अरे हाँ यार ये तो बहुत आसान हो रहा है। जरा 17B पढ़ना, क्या लिखा है 17B देखिए जरा क्या लिखा है। Analyze which alternative do you prefer? Compute how much would EBIT need to increase before the next alternative is what the best? पता है ये क्वेश्चन इतना होला क्वेश्चन था। इसमें क्या करा उन्होंने कि आपको बोला कि दो तरीके से आप पैसे ले रहे हो, है ना, ऐसा कुछ है। देखो यो लिमिटेड वाला कुछ लिखा है, इट विशेस टू फाइनेंस 40 लाख रुपए एक्सपेंशन प्लान। उसके तीन ऑल्टरनेटिव्स है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। सुनो क्या हुआ, इसमें तीनों ऑप्शन का अलग अलग ईपीएस है। देखो ईपीएस निकालने में महत्व नहीं, हो गया, मान लो इमेजिनेशन हो गया। क्वेश्चन बी वाला जो क्या है, आप क्या बोलेंगे कौन सा अच्छा ऑप्शन है जिसका ईपीएस अच्छा है, तो ए वाला जो क्वेश्चन खत्म हो गया। बी वाले में क्या लिख रहा है, अगर एक ऑप्शन अच्छा है तो उसके ठीक नीचे वाला ऑप्शन कब अच्छा होगा। मान लो एक का ईपीएस 6 रुपए और दूसरे का 4 रुपए और तीसरे का 2 रुपए, तो एक तो 6 रुपए वाले को ले लो, और वो बोला कि जो 4 वाला है वो कब आपको अच्छा लगेगा, तो जब दोनों का ईपीएस सेम आएगा। तो दोनों का ईपीएस सेम आने के लिए वो तो इंडिफरेंस वाला आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन जो बी है ना, नथिंग बट इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ 6 और 4, यानी कि 6 रुपए वाले कॉलम को और 4 रुपए वाले कॉलम का जो ईबीआईटी वो हटा दो, वहां पे x ले लो और वो ईबीआईटी निकालो, इंडिफरेंस ईबीआईटी। वो इंडिफरेंस ईबीआईटी और जो एक्चुअली ईबीआईटी है, अगर एक्चुअली ईबीआईटी 6 है और इंडिफरेंस ईबीआईटी 8 लाख का आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 2 लाख से ईबीआईटी अगर बढ़ जाए ना, तो 4 रुपए वाला ईपीएस क्या और 6 रुपए वाला ईपीएस क्या, बात तो सेम ही हो जाएगी। बहुत कम लोग के दिमाग में गया होगा। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सेकंड पॉइंट को, बी वाले को। एनालाइज व्हिच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट। मैंने कि मतलब पहले 6 रुपए वाला अच्छा था, पर आप बोलो 6 वाला नहीं कर रहा, तो भाई 2 से 4 वाला लो, तो तीसरा 2 रुपए वाला है, तो 4 वाला कब अच्छा लगेगा, जब 6 लो या 4 लो, बात तो एक ही, ऐसा महसूस होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंडिफरेंस। पता है क्या, ये उनको इंडिफरेंस पूछना था, पर उनको चूल है, उन्होंने ये नहीं बोला इंडिफरेंस निकालो। अगर वो इंडिफरेंस बोल देते तो आप तो तुरंत निकाल देते। अभी बच्चे के दिमाग में प्रोसेस ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन पूछा क्या है, दूर दूर तक समझता नहीं वो इंडिफरेंस पूछा है। कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इंडिफरेंस करना है, फर्स्ट वाले ईपीएस का और सेकंड वाले ईपीएस का, और जो आएगा वो ईबीआईटी का ना, उतना ईबीआईटी आए तो मतलब मान लो इसका ईबीआईटी का आंसर आया 10 लाख रुपए, और आपकी एक्चुअल ईबीआईटी कहीं तो दी है क्वेश्चन में, द कंपनी इज प्रेजेंटली कुछ तो दिया है 15 लाख दिया है क्या, 15 लाख ईबीआईटी दिया हुआ है, और इसका आंसर का 20 लाख है, तो आप क्या बोलोगे उसको, अभी का ईबीआईटी 15 लाख है और इंडिफरेंस ईबीआईटी 20 लाख है, तो आप क्या बोलोगे, कंपनी का 5 लाख अगर ईबीआईटी बढ़ गया ना, तो फिर मान लो ये ऑप्शन वाला फॉलो करो या ये ऑप्शन फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही तो क्वेश्चन पूछा है, एनालाइज व्हिच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, तो प्रेफर वो करेगा जिससे ज्यादा ईपीएस है। पर लिखा है कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट, यानी कि कौन सा अच्छा होने के लिए दोनों में से वो अच्छा होगा, उसके लिए आपका ईबीआईटी 5 लाख से बढ़ना चाहिए। जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं भी समझा, ऐसा क्वेश्चन आना तो इंडिफरेंस करने का, क्योंकि कभी कभी देखो क्या प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, हर इंसान के पास में उतना ब्रेन ही नहीं कि हर चीज को समझे। सीए करने से पहले आपको बोला गया था कि देखो बहुत डिफिकल्ट है, अब समझा डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं। कभी कभी कोई इंसान सरेंडर कर देता, नहीं झेप रहा भाई, तो समझ जाना वहां पे रटने का काम चालू हो गया। जब आपकी चीजें सोचने की खत्म हो जाती है तो फिर रटने का शुरुआत कर देना चाहिए, पर रटने का जो वैलिडिटी ना वो कम होता है, वो तो अभी याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे। लास्ट 1 मिनट फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट हो गए पढ़ा के।
हो गया गाइस? दैट्स ऑल गाइस, ओवर. दिस चैप्टर इज ओवर. मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे दीदार को। अभी आप बगैर देखे बताओ इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं, देखते हैं कॉन्सेप्ट आपको याद है. एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है इंडिफरेंस. दूसरा बीईपी, एमएम अप्रोच, टैक्स नो टैक्स, आर्बिट्राज. एक तो आप फुल स्पेंड करते हो या फिर आप पैसा बचाते हो, और आप एक तो ईपीएस निकालने वाला क्वेश्चन देखते हो, अभी आया एक एमपीएस वाला देखते हो, और एक वैल्यू निकालते हो. जरा देखो, ऐसे 7 क्वेश्चन है. आप में से अगर मैंने पूछा कितने लोगों को याद आएगा बीईपी कैसे निकालते? कितने हाथ ऊपर करना. बीईपी बोला तो कितने लोगों को याद आएगा? बीईपी ईबीआईटी आपको नहीं याद आएगा? बीईपी निकालना. बीईपी कितने लोगों को बीईपी निकालते आएगा ये पूछ रहा हूं. कैसे निकालते? इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स. आ गया दिमाग में? देखते हैं कितने लोगों को याद है ईपीएस निकालना कैसे. हाँ, ये सबको आता है. कैसे निकालते हो? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस पीडी डिवाइडेड बाय ईपीएस. ईपीएस ईपीएस कोई बताएगा? अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने एमपीएस निकालना सिखाया. तो ईपीएस तक की प्रोसेस सेम ही होती है. मल्टीप्लाई करेंगे पीई रेशो से तो आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर. इज दैट ओके? कहने से एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो. कितने लोगों को लगता है कि उनको ये कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है आर्बिट्राज? आर्बिट्राज का क्वेश्चन है, कितने लोगों को समझ आया क्या करना है? बताओ क्या एक्शन पॉइंट है आर्बिट्राज में? करना क्या है? पहले लीवर्ड और अनलीवर्ड का क्या निकाले वैल्यू, जिससे डिसाइड होगा किसको बेचना है. एक तो आपको लीवर्ड को बेच के अनलीवर्ड पे जाना होगा या वाइस वर्सा होगा. स्टेप नंबर 2 क्या है? ऐसा बनेगा प्लस माइनस. तो आर्बिट्राज के क्वेश्चन दो ही स्टेप्स है. एक तो वैल्यू निकालो, बाद में प्लस माइनस कर लो. बताओ अगर आप लीवर्ड से अनलीवर्ड पे जा रहे हो तो इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस होगा. अनलीवर्ड से लीवर्ड पे जा रहे हो, बस. इज दैट ओके? लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड अगर नो टैक्स, और टैक्स है तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस टैक्स सेव का फॉर्मूला बोलो. डेट की अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट. ईपीएस निकालने से पहले क्या प्रेफरेंशियल डिविडेंड को माइनस करना जरूरी है? यस और नो? आर्बिट्राज के क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपको जो स्टेक इधर 10% है तो उधर 10% ही लो, बाकी कैश बचा लो. दूसरा ऑप्शन कौन सा है? 10% का पूरा पैसा लो, पूरा लगाओ, हो सकता है इधर स्टेक. वो क्लियर है? अब बताओ, मेरा सवाल आपसे है कि एमएम अप्रोच के 2 टाइप्स कौन से? क्वेश्चन आया एमएम अप्रोच से आप के निकालो, केओ निकालो, वैल्यू निकालो. आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता अगर नो टैक्स है तो? सर क्वेश्चन में किसी एक का पूरा डेटा दिया होगा. मान लो आपको ये अनलीवर्ड का डेटा दिया हुआ, तो आप अनलीवर्ड निकाल लो. फिर अनलीवर्ड की वैल्यूएशन आ गई, फिर अनलीवर्ड की वैल्यू इक्वल टू फिर लीवर्ड की वैल्यू आ गई. उसमें डेट दिया है तो डेट हटा तो इक्विटी की वैल्यूएशन मिल जाएगी, और दोनों का वैक वैक भी सेम ही आता, दोनों का वैल्यूएशन भी. पर यही क्वेश्चन टैक्स में दे तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है. ईबीआईटी ईबीआईटी लिखने का, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिखने का, टैक्स टैक्स लिखने का, पैट पैट लिखने का, और वैल्यूएशन निकालने का. इसकी वैल्यू और लीवर्ड की वैल्यू, बताओ फर्क क्या होगा? इधर सिर्फ लीवर्ड के इसमें टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग टैक्स वाला क्वेश्चन देख रहे हैं. और वैक वैक करके आप वो 5 कॉलम से आप इनका वैक निकाल सकते हो. तो आई थिंक एमएम अप्रोच का टैक्स भी आपको पता हो गया.
अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया होगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था जिसमें वैल्यू निकालना है, मेरा एक प्रश्न है आपसे, मुझे बताओ आप के निकालने के लिए क्या करो? मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है के कैसे निकालते? सर हम वो ईबीआईटी माइनस वो सब करेंगे, पैट तक पहुंचेंगे और पैट से डिवाइड करेंगे इक्विटी की वैल्यूएशन, तो के निकल जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकालते हैं? डेट प्लस इक्विटी में, और जिसमें पूरा अनलिवर्ड है उसमें इक्विटी है, तो इक्विटी का वैल्यूएशन इज इक्वल टू कंपनी का वैल्यूएशन। पर जिसमें अगर डेट भी है तो डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपनी, तो उस केस में कैसे करेंगे? टोटल वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? चलो आपको ऑप्शन करो, बहुत इजी, नो टैक्स है। ईबीआईटी का क्वेश्चन, ईबीआईटी 5 लाख दिया है और आपको केओ 10% दिया हुआ और कंपनी के पास में टैक्स ही नहीं है, तो सर वो 5 लाख लोगों को 10% जैसा लग रहा है, तो 5 लाख अपॉन 10% करना 50 लाख कंपनी की वैल्यूएशन है। पर एक सवाल पूछता हूं, जब कंपनी के पास में टैक्स दिया होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। वो जो पैट आएगा ना नीचे उतर के, वो पैट को डिवाइड करना पड़ेगा के से, उससे के से इक्विटी का वैल्यूएशन निकलेगा, फिर डेट का वैल्यूएशन निकल के वो टोटल वैल्यूएशन निकलेगा। बराबर है? आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, वो शायद से जब मैं थ्योरी बोल रहा तो आपको समझ नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन 1 2 आपने बहुत अच्छे से किया। बताओ एक क्वेश्चन में 1 करोड़ की वैल्यूएशन दी है कंपनी की और 40 लाख डेट की दी है, तो 60 लाख क्या है? 40 लाख का डेट और 60 लाख इक्विटी है और 60 लाख इक्विटी दी है, तो कितना इजी है? वैल्यू ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू डी प्लस ई। पर कभी कभी कंपनी में डी होता ही नहीं है, तो ई इज इक्वल टू कंपनी का टोटल वैल्यू। एक सवाल पूछना चाहता हूं, लीवर्ड और अनलीवर्ड में अगर नो टैक्स है तो वैल्यू और केओ श्योर है, और टैक्स है तो वैल्यूएशन दोनों का सेम नहीं है, और केओ भी दोनों का बेस्ट है। दोस्तों ये हो गया पूरा चैप्टर। अभी आई थिंक इतना सब कुछ ज्ञान कैप्चर करने के बाद अब इसका पेपर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ये जो आज का वीडियो बना है, इसका और इसके पहले का, मैं आपको दोनों का लिंक दे रहा हूं, YouTube वाला, और आप उसको आराम से देख लेना। पहले वाले का वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है, आप उसको जब चाहे जितने बार देख सकते हो, मैं उसकी लिस्ट बना के दूंगा। ऐसे हम हर चैप्टर के साथ करेंगे। 7 चैप्टर से एफएम में जो प्रैक्टिकल है, जिसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है, और एक थ्योरी है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सारे के सारे चैप्टर्स का मैं आपको लिंक दूंगा, जिसमें हर चैप्टर आप 2 घंटे में फिनिश कर पाओ, यानी कि पूरा सिलेबस आप 14 घंटे में फिनिश कर पाओगे। ये पोजीशन हम लोग लेकर आ जाएंगे, पूरा एफएम 14 आवर्स। ये कर लिया ना आपने, मतलब एफएम को आप कहेंगे 10 बार रिवाइज कर सकते हो एग्जामिनेशन के पहले, पर एक ही बार को अगर एफएम को इतना टाइम लगा कि आपको पढ़ने के लिए 100 घंटे लग रहे हैं, तो फिर आप 2-3 बार भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। जो हमारी टेस्ट होगी वो एफएम और एसएम के ऊपर होगी। एक होगी कैपिटल स्ट्रक्चर, वो होगा आपके लिए 40 मार्क्स के लिए, और 30-40 मार्क्स के लिए होगा एसएम का। तो मैं आपका 2-2.5 घंटे का टेस्ट रख रहा हूं, जो आपका आएगा कल नहीं, मे बी परसों के दिन। पूरा पेपर आएगा 2.5 से 3 घंटे का। आधा पेपर होगा एसएम का चैप्टर 4 पे, और आधा पेपर होगा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। बराबर है? आप मान के चलो मैं 2-2.5 घंटे का बना रहा, तो एक तो 60 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे हो तो 75-80 मार्क्स का। पर दोनों चैप्टर के आपको इनफ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास 6-7 कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो इसे 2-4 कैटेगरी तो मैं यूज कर लूंगा इसमें से आपके पेपर में, और एसएम के वास्ते मेरे पास खेलने के लिए बहुत कुछ है। गाइस, आई विल सी यू टू ब्रेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।